नदी जब किनारा छोड़ देती है तब राह की चट्टान तक तोड़ देती है। बात छोटी सी भी अगर चुप जाए तो जिंदगी जिंदगी को जीने के रास्ते बदल देती है। कैसे हो आप सब लोग, जल्दी से बताइए क्या हाल चाल है आप सबके। मैम एकदम बढ़िया है, एकदम लाइफ में टन टनाटन टन चल रहा है। तो मैं सीए कंचन गुप्ता आप सब की अपनी सीए मैम सामने आ चुकी हैं एक बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर लेके, और उस चैप्टर का नाम है सप्लाई। आज की इस क्लास में हम पूरा का पूरा सप्लाई कवर कर लेंगे। मैम पूरा का पूरा सप्लाई का क्या मतलब है? जब आप एनसीईआरटी खोलते हो या फिर आप अदर ऑथर्स की बुक खोलते हो या जहां से भी आप पढ़ रहे हो वहां की भी कोई ना कोई बुक आपके पास होगी, तो हो सकता है कि सप्लाई को एक या दो टुकड़ों या फिर तीन टुकड़ों में भी डिवाइड कर रखा हो, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रखा हो। मैं सारे के सारे पार्ट्स सप्लाई में जितने भी बनते हैं, जितने भी टॉपिक बनते हैं, सप्लाई के मीनिंग से लेके इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बीच में जितने भी टॉपिक्स हैं, सारे के सारे टॉपिक हम इस पर्टिकुलर क्लास में कवर करेंगे। तो अब आपको इधर उधर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। टाइम बहुत लिमिटेड है। मुझे पता है कि आप इस क्लास को जब देख रहे होगे, हो सकता है शायद अगले ही दिन आपका एग्जाम हो या फिर अगले ही घंटे आपका एग्जाम हो। तो वही चीज दिमाग में रखते हुए हम इस क्लास को बना रहे हैं। हर एक कॉन्सेप्ट को 100% कवर किया जाएगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, एमसीक्यू भी कवर होगा। याद कराने वाली चीजें मैं बार बार बोलूंगी। तो आप सब भी कॉपी पेन ले रखा हो तो ठीक है, नहीं ले रखा हो तो कोई बात नहीं, बस सुनते रहो, दिमाग में बिठाते रहो। दिमाग में जो छाप छूटेगी वही पेपर में काम आएगी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं चैप्टर सप्लाई। तो यहां पे हम मैम करने क्या वाले हैं, हम यहां पे पूरा का पूरा सप्लाई कवर कर लेंगे। इसमें आपका सप्लाई का शेड्यूल भी आ जाएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई भी आएगा, सप्लाई के फंक्शंस भी आएंगे, आपका इलास्टिसिटी भी आ जाएगा। जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, सारे के सारे टॉपिक हम आपके यहीं पे कवर करके चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर के स्टार्ट होते ही आपके दिमाग में घन घनाहट घन घन होनी चाहिए कि आखिरकार ये सप्लाई होता क्या है। जब तक यही नहीं पता कि सप्लाई क्या है, सप्लाई चैप्टर क्या, खाक समझ आएगा। और एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है, राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑन द सप्लाई, तब क्या लिख के आओगे। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछती हूं, आप सब बच्चों ने डिमांड पढ़ लिया कि नहीं? अगर डिमांड पढ़ लिया होगा तो ये चैप्टर आपको बहुत इजी लगेगा और बहुत जल्दी से आपको याद हो जाएगा। अगर डिमांड नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं बोलूंगी कि पढ़ लो, अच्छा रहेगा इस चैप्टर को पढ़ते टाइम। और इनकेस फिर भी आप निहायती जिद्दी होके बैठे हो कि नहीं मैम डिमांड पढ़ना ही नहीं है, डिमांड बर्बाद है हमारा, तो कोई बात नहीं है। मैं यहां पे सप्लाई को जीरो से स्क्रैच से पढ़ाने वाली हूं, तो इस पे आप फोकस करो। डिमांड का जस्ट उल्टा होता है सप्लाई। चलिए जी अब बात करते हैं सप्लाई की। आपको एकदम प्यास लग रही है, प्यास, आपको पानी चाहिए, पानी। मैंने कहा ये लो जी बॉटल पानी। आपने पानी लिया, मैंने पानी बेचा। मैं कौन हुई मैम? आप सेलर हुए। आप कौन हुए? आपने पानी लिया और पी लिया। आप कौन हुए मैम? हम कंज्यूमर हुए। यानी कि डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर करता है, ग्राहक करता है। और सप्लाई कौन करता है मैम? दुकानदार करता है, प्रोड्यूसर करता है, सेलर करता है, डिस्ट्रीब्यूटर करता है। पहले तो दो ये एंगल क्लियर रखना, डिमांड करने का जिम्मा होता है ग्राहक का और सप्लाई करने का जिम्मा होता है दुकानदार का। तो सप्लाई आखिरकार हम कहते किसे? यहां पे हम एग्जाम्पल फ्रेम करते हैं। मैं यहां पे 3 केस बनाऊंगी, आप मुझे बताना कि कौन सा केस आपको सप्लाई लगता है, क्योंकि हर चीज कॉमन सेंस से समझ आ जाएगी तो रटना बहुत इजी होता है। और मैं तो बोलती हूँ कि रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जब आप ये समझ जाओगे ना, देखना पेन क्या बटर की तरह आपके पेपर शीट पे चलेगा। तो आओ जल्दी से आंसर दो, सप्लाई क्या होता है। मैंने आपको बोला ये सोनू है, सोनू गया मार्केट, सोनू गया मार्केट, खरीदने थे टमाटर। क्या खरीदने थे? टमाटर। सोनू ने पूछा दुकानदार से भैया बताओ भाव क्या है। दुकानदार ने कहा टमाटर है 20 रुपया केजी, मतलब 1 किलोग्राम 20 रुपए का टमाटर है। सोनू ने कहा मुझे 3 किलो टमाटर चाहिए, मुझे 3 किलो टमाटर चाहिए, लेकिन 19 रुपए किलो लगाओ तो ही मैं लूंगा। कितने रुपए किलो लगाओ? 19 रुपए किलो। दुकानदार ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, 19 के हिसाब से आप हमें पैसे दे दो, बात पूरी हो गई।
तो कितना रुपया बन जाएगा यहाँ पे 57 रुपीज बन जाएगा। तो यहाँ पे दुकानदार ने सोनू को टमाटर बेच दिए। मैं यहाँ पे क्लियर कट लिख रही हूं बेटा, यहाँ पे सेल हो गई, सेल हो गई, यहाँ पे सेल हो गई, यहाँ पे सेल एग्जीक्यूट हो गई। अब एक और बच्चा है हमारी क्लास में, उसका नाम है चिंकी। चिंकी भी गई मार्केट में, लेने थे टमाटर। टमाटर वाले भैया से पूछा भैया टमाटर कैसे दिए। भैया ने कहा टमाटर 20 रुपए किलो है। चिंकी ने कहा मेरे घर में ना भंडार है, मैं 10 किलो टमाटर लूंगी, ये बताओ भाव कितना लगाओगे। दुकानदार ने कहा 18, चिंकी ने कहा नहीं 15, दुकानदार ने कहा 16, चिंकी ने कहा ना जी ना, कितना दूंगी 15। चिंकी ने कहा 15 रुपए से लगाओ तो मैं अभी के अभी 10 किलो टमाटर खरीद लूं, अभी के अभी 10 किलो टमाटर खरीद लूं। तो भैया ने कहा कि नहीं, इतना सस्ता टमाटर हम नहीं दे पाएंगे। भैया ने, टमाटर वाले भैया ने सेल करने से मना कर दिया। यहां पे सेल नहीं हुई। क्लियर कर ध्यान देना, यहां पे सेल बेटा एग्जीक्यूट नहीं हुई। एक केस हमने बनाया जिसमें सेल हो गई, एक केस हमने बनाया जिसमें सेल नहीं हुई। तीसरा केस, अब चिंकी के बाद नंबर आता है पिंकी का। पिंकी जी भी गई मार्केट में, खरीदने थे टमाटर। फिर वापस से दुकानदार ने बोला कि जिस दिन ये गई ना, टमाटर था 20 रुपए किलो। कितना था? 20 रुपए केजी। चिंकी ने कहा 10 किलो टमाटर चाहिए, सॉरी पिंकी ने कहा 10 किलो टमाटर चाहिए, लेकिन मैं दूंगी 12 रुपए के हिसाब से। तो दुकानदार ने कहा एक काम करो, रात हो गई है, टमाटर बिक नहीं रहा, सड़ जाएगा, एक काम करता हूं बेच देता हूं। दुकानदार ने कहा ठीक है पिंकी टमाटर खरीदो, टमाटर खरीदो, जल्दी जल्दी टमाटर अपने थैले में भरो। पिंकी ने कहा अरे आज नहीं मैं कल आऊंगी, आज नहीं मैं कल आऊंगी, आज नहीं मैं कल आऊंगी। मतलब कि पिंकी ने टमाटर नहीं लिया, सेल नहीं हुई क्योंकि टमाटर लिया नहीं। लेकिन पिंकी ने क्या कह दिया, आज नहीं मैं कल आऊंगी, कल आएगी पिंकी टमाटर लेने। 3 केस मैंने यहां पे बनाए। एक केस ऐसा है जिसमें सेल हो चुकी है, एक केस ऐसा है जिसमें सेल नहीं हुई है, एक केस ऐसा है जिसमें सेल आज नहीं हुई लेकिन वो सेल कल हो जाएगी। आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा केस ऐसा है जो आपको सप्लाई लगता है। एक केस और बना रही हूं 4, उसके बाद बताना। अब नाम ले लेते हैं सोनू के भाई मोनू का। मोनू भी गया मार्केट और मोनू ने भी खरीदने थे टमाटर, सबको टमाटर ही खरीदना है, सूप बनाना था, विंटर का टाइम आ गया ना सूप पीने के लिए। तो मोनू ने टमाटर वाले भैया से कहा भैया टमाटर बेचोगे, टमाटर बेचोगे? दुकानदार ने कहा नहीं, दुकानदार ने बेटा मना कर दिया। दुकानदार ने कहा ये टमाटर हम नहीं बेचेंगे, ये टमाटर बेचने के लिए नहीं है, ये टमाटर हम अपने घर पे लेके जाएंगे और हमारे बच्चे खाएंगे, ये टमाटर बेचने के लिए नहीं है। आप मुझे बताओ यहां सेल हुई? नो मैम, यहां पे सेल नहीं हुई। अब कॉमन सेंस से बताओ, 4 केसेस मैंने बनाए। केस नंबर 1, क्या आपको ये सप्लाई लग रहा है? कॉमन सेंस से बताओ। केस नंबर 2, क्या आपको सप्लाई लग रहा है? केस नंबर 3 सप्लाई लगा कि केस नंबर 4 सप्लाई लगा? मैम अभी तो आपने सप्लाई की डेफिनेशन भी नहीं पढ़ाई, तो क्या करें? अभी पढ़ाएंगे, उससे पहले ही भगवान का दिया इतना ट्रिलियन बड़ा दिमाग है ना, तो इसका यूज करो। चलिए बच्चों के रिप्लाईज आने लग गए होंगे, अब हम यहाँ पे बात करते हैं। ध्यान दो, सप्लाई क्या होता है? सप्लाई की सिंपल सी डेफिनेशन है, याद रखना, सप्लाई का मतलब कभी भी सेल नहीं होता। सप्लाई इज नॉट इक्वल टू सेल, याद रखना, सप्लाई सेल नहीं होती है। तो आखिरकार ये सप्लाई क्या होती है? सप्लाई का मतलब है जो सामान दुकानदार के पास अवेलेबल फॉर सेल हो, विलिंग फॉर सेल हो। अगर ये 2 बातें हैं, दुकानदार के पास सामान है और दुकानदार उस सामान को बेचने के लिए रेडी है, बेचने के लिए तैयार है, तो वहीं पे सप्लाई हो जाती है साहब। फिर आपको सेल पेल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सेल हुआ कि नहीं हुआ, सेल कब होगा, सेल कल होगा कि परसों होगा, होगा भी कि नहीं होगा, डजंट मैटर फॉर यू। आपके पास क्या मैटर करता है? अवेलेबल फॉर सेल एंड विलिंग फॉर सेल। अवेलेबिलिटी होना बहुत जरूरी है और विलिंग होना बहुत जरूरी है। ये 2 कंडीशन टूटी, सप्लाई की डेफिनेशन छूटी, याद रखना। तो अब क्लियर बात मुझे बताओ, आपको कहां कहां पे सप्लाई लगता है?
पहला केस मैं ले रही हूं, यहां पे ध्यान दो, आप बताओ पहले केस में क्या टमाटर दुकानदार के पास अवेलेबल है? यस मैम, अवेलेबल है। क्या दुकानदार टमाटर को बेचने के लिए विलिंग है? यस मैम, बेचने के लिए विलिंग है, वो 19 रुपए के हिसाब से बेचने को अग्री कर गया है। दैट मीन्स ये घटना सप्लाई बन चुकी है। दूसरा केस, चिंकी ने कहा टमाटर चाहिए, दुकानदार के पास टमाटर अवेलेबल था और दुकानदार टमाटर बेचने के लिए विलिंग भी था। वो बात अलग है कि भाव सेट नहीं हुआ, नहीं बेचा, डजेंट मैटर। जब ये दो घटना पूरी हो गई दैट मीन्स ये भी सप्लाई बन गया। केस नंबर 3, पिंकी ने कहा कि टमाटर दे दो, दुकानदार ने कहा जी ले लो, पिंकी ने कहा कल आऊंगी, आज को टाटा बाय बाय बोल दिया। तो हमें क्या मतलब है, पिंकी ने क्या कहा? क्या दुकानदार के पास टमाटर है? यस है। क्या वो बेचने के लिए विलिंग है? यस है। तो ये भी घटना क्या बन गई? यस मैम, ये भी सप्लाई बन गई। नेक्स्ट, मोनू गया टमाटर वाले के पास, टमाटर ने सीधे ही उसको बोला जी हम टमाटर नहीं बेचेंगे, टमाटर हमारे बच्चे खाएंगे घर जाके, हम घर पे लेके जाएंगे। यानी कि टमाटर अवेलेबल तो था लेकिन वो बेचने के विलिंग नहीं था। तब एक कंडीशन टूटी, सप्लाई की डेफिनेशन छूटी, तो ये सप्लाई नहीं बनेगा, ये सप्लाई नहीं बनेगा। क्लियर? यस। अब आई होप आप सप्लाई जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। आइए, सप्लाई के लिए सबसे पहले आपके पास वेरियस क्वांटिटीज होनी चाहिए, आप उसको बेचने के लिए विलिंग होने चाहिए। अब बात आती है एक पर्टिकुलर प्राइस पे आप बेचोगे। देखो हर एक घटना में एक प्राइस चल रहा था, एक पर्टिकुलर प्राइस पे आप बेचोगे, एक पर्टिकुलर टाइम में बेचोगे, या तो अभी बेचोगे या कल बेचोगे या परसों बेचोगे। तो ये दो वर्ड याद रखने हैं कि एक प्राइस होना चाहिए और एक टाइम होना चाहिए। सप्लाई क्या है? सप्लाई मीन्स द कमोडिटी अवेलेबल टू द सेलर एंड सेलर इज विलिंग टू सेल दैट कमोडिटी एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठोको ताली। चलिए जी, आई होप अब आप कभी नहीं भूलोगे। प्रेम से बोलो वाह वाह। ये हो गया सप्लाई के कीवर्ड जो हमने आपको याद कराए। अवेलेबल होना चाहिए, विलिंग होना चाहिए, ऑफर फॉर सेल होना चाहिए, एक प्राइस होना चाहिए, एक टाइम होना चाहिए। अब बात आती है कि मैम ये तो अब हमें क्रिस्टल क्लियर हो गया कि जो सप्लाई है वो सेल के बराबर नहीं है, वो सेल के बराबर नहीं है। मतलब जितनी घटनाएं सेल हैं, जो सामान बिक गया बिक गया बिक गया बिक गया मेरी दुकान से, वो सब सप्लाई है। लेकिन जो सामान मेरी दुकान से नहीं बिका वो भी सप्लाई हो सकता है अगर सप्लाई की डेफिनेशन वहां पे लग गई तो। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये आता है, क्या सप्लाई इज इक्वल टू स्टॉक हम बोल सकते हैं? क्या सप्लाई का मतलब स्टॉक होता है? अब ध्यान दो, ये देख रहे हो ये सामान पड़ा हुआ है एक जगह, गोडाउन में पड़ा हुआ है, चाहे जहां मर्जी पड़ा हुआ है, ये सामान बेचने के लिए आप मार्केट में नहीं लेके आ रहे हो। जनरली होता है ना कि हम थोड़ा बहुत सामान, जैसे सब्जियों में प्याज वगैरह होती है तो दुकानदार को पता होता है कि आज सस्ती बिच रही है, थोड़ी सी बचा के गोडाउन में रख दो, 2-4 दिन में महंगी होगी तब बेचेंगे, आज नहीं बेचेंगे। तो जो सामान हमने बचा के गोडाउन में रख दिया वो स्टॉक है, और जो सामान हमारा रेडी टू सेल है, बेचने के लिए मार्केट में जा रहा है, देखो ये मार्केट में जा रहा है, वो सप्लाई है। तो मैं कह सकती हूं कि ये यहां पे इतना सारा हमारे पास स्टॉक भरा हुआ है, स्टॉक का इतना हिस्सा हम मार्केट में लेके जा रहे हैं बेचने के लिए, रेडी टू सेल। तो ये जो रेडी टू सेल वाला हिस्सा है, इस हिस्से को मैं बोलूंगी ये हिस्सा क्या है मेरा? ये हिस्सा है मेरा सप्लाई। और बाकी का पूरा हिस्सा जो मेरा मार्केट में नहीं जा रहा है, रखा हुआ है गोडाउन में, जब मेरा मन करेगा तब मैं बेचूंगी, ये क्या है मैम? ये सब हो गया स्टॉक। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। देन वी कैन से कि जो सप्लाई है, सप्लाई इज द पार्ट ऑफ स्टॉक। सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक। एमसीक्यू आ जाता है कभी कभी, तो याद रखना। आइए अब वापस से यही चीज हमने समझ ली। अब ध्यान दो, स्टॉक क्या है? ऐसा सामान जो कि फर्म के पास रखा हुआ है, हो सकता है वो प्रेजेंट और फ्यूचर में उसको बेचे, लेकिन सप्लाई उस सामान का वो हिस्सा जो फर्म प्रेजेंटली रेडी टू सेल करके बैठी है कि हाँ अब हमें इसको बेचना है। एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है इस टॉपिक से तो ये डिफरेंस पूछा जाता है
3 से 4 नंबर में कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द सप्लाई एंड स्टॉक। तो ध्यान दो आप क्या लिखोगे। सबसे पहला पॉइंट, सप्लाई में क्या लिखोगे, कुछ नहीं याद करना, आंखें एकदम बंद करो, अब उत्तर दो। ये क्या है, सप्लाई क्या है मैम, जो चीज रेडी टू सेल है। स्टॉक क्या है, स्टॉक मैम प्रेजेंट और फ्यूचर कभी भी बेचेंगे, लेकिन वो रेडी टू सेल नहीं है, रेडी टू सेल नहीं है, ये रेडी टू सेल है। अच्छा, सप्लाई क्या है, सप्लाई एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है, बार बार चेंज हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। स्टॉक मैम, स्टॉक फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं होता, स्टॉक तो पड़ी हुई चीज है जिसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा। नेक्स्ट, कि जो हमारा सप्लाई है ये हमेशा प्राइस से रिलेटेड होता है, और जो स्टॉक होता है ये हमारे प्राइस से रिलेटेड नहीं होता है। ये लाइन जरूर याद रखना। ये 3 पॉइंट आपको पेपर में लिख के आने हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। पॉइंट 1 में मीनिंग लिखना है हमको, पॉइंट 2 में फ्लो है या नहीं है, पॉइंट 3 प्राइस से रिलेटेड है कि नहीं है। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। टॉपिक बहुत ही बोगस टॉपिक है, क्योंकि अभी आप जिस कक्षा में हो वहां तो ये इंपॉर्टेंट है, अब आप उसे हायर में जाओगे, आप हायर क्लास में पढ़ाई करोगे तो वहां ये काम का नहीं है। यहां पे इन्होंने क्या किया, सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई को तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया। ये बोल रहे कि सप्लाई अलग चीज है, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई अलग चीज है। लेकिन जब आप बड़ी क्लास में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, या कोई अच्छी प्रोफेशनल स्टडी करोगे, सीए, सीएससी, एमए कुछ भी, या फिर आप प्रैक्टिकल लाइफ भी अपनी जीते हो, तो वहां पे ये कोई 2 टर्म नहीं होती बेटा, एक ही टर्म होती है, चाहे सप्लाई बोल दो चाहे क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। लेकिन आपके सिलेबस में है, पेपर में भी भर भर के पूछा जाता है, तो आपको इसमें जो माइनर सा डिफरेंस होता है, जो किसी काम का नहीं होता, वो डिफरेंस समझना पड़ेगा और एग्जाम में लिखना पड़ेगा। क्योंकि पेपर में बहुत आता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाई, और डिफरेंस ही पूछा जाता है, याद रखना। चलो अब समझते हैं। सप्लाई क्या होता है और क्वांटिटी सप्लाई क्या होता है। मेरे को एक बात बताओ, आपने खोल ली दुकान, आपने दुकान खोल ली और आपने अपनी दुकान पे बेटा मैगी बेचना शुरू कर दी, मैगी बना के। आजकल पहाड़ों में जाओ, मैगी मैगी मिलती है, मतलब मजा ही आ जाता है। पहाड़ों की मैगी का एक अलग ही टेस्ट है। आपने भी एक दुकान खोल ली पहाड़ों में, उत्तराखंड वगैरह में, और आपने भी वहां पे किसी हिल स्टेशन पे बेच के मैगी बेचना शुरू कर दिया बैठ के। अब आप जो मैगी बेच रहे हो उसका सेल प्राइस है मान लो 50 रुपया, इतने में ही मिलती है। और आपको पता है कि जब आप बनाते हो मैगी को, जब आप मैगी को बनाते हो तो बनाने में जो खर्चा आता है आपका, वो मैक्स टू मैक्स आता है 20 रुपया। कितना आता है आपका, 20 रुपया। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, बताओ आपको प्रॉफिट कितना हुआ। मैम जो हमें प्रॉफिट हुआ ते हुआ 20 रुपया, सॉरी 30 रुपया, ठीक है जी, यस। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर यही सेल प्राइस अचानक से बढ़ जाए, अचानक से बढ़ जाए, तो बनाने में तो उतना ही खर्चा आ रहा है 20 रुपया, अब प्रॉफिट कितना हुआ मैम 40 रुपया। यानी कि जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता है वैसे वैसे सप्लाई बढ़ती है कि नहीं। यस मैम, बीइंग अ दुकानदार आप हमेशा चाहोगे कि आपको ज्यादा प्रॉफिट हो। ज्यादा प्रॉफिट आपको होगा दैट मीन्स आप ज्यादा सप्लाई करना चाहोगे, और कम प्रॉफिट होगा तो आप दुकान का ताला बंद कर दोगे, कहोगे जी ना जी ना, या तो बेचूंगा ही नहीं या कम बेचूंगा। लेकिन जब आपको भर मार के प्रॉफिट हो रहा होगा तो आप ढेर सारा सामान बेचोगे। यस मैम, तो ये बात जरूर याद रखना, जितना प्रॉफिट एक दुकानदार को ज्यादा होता है उतनी ही ज्यादा वो सप्लाई करता है, और अगर प्रॉफिट कम हो रहा है तो वो सप्लाई भी क्या करेगा, कम कर देगा। अगर प्रॉफिट कम है तो वो सप्लाई कम कर देगा। अच्छा, अब हम समझते हैं कि आखिरकार मैम ये सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अब ये बताओ। बहुत देर हो गई मैम कॉन्सेप्ट बिल्ड करते करते, हम एग्जाम में क्या लिखेंगे अब ये बताओ, ध्यान दो। सोनू कहता है कि जब मैगी का प्राइस 50 रुपए होगा तब मैं जो सेल करूंगा, जो सप्लाई करूंगा, वो 10 प्लेट मैगी की करूंगा। अगर यही प्राइस 60 रुपए हो जाएगा तो मैं 15 प्लेट मैगी की सप्लाई करूंगा। 70 रुपए में मैं 20 प्लेट मैगी की सप्लाई करूंगा। 80 रुपए में मैं 30 प्लेट मैगी की सप्लाई करूंगा।
तो जब एक दुकानदार डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पे डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी सेल करने के लिए बिलिंग होता है तो उसको बोलते हैं सप्लाई। मतलब जहां पे डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस हैं डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पे डिफरेंट डिफरेंट सेल करने के लिए बिलिंग हो उसको बोलते हैं सप्लाई। तो मैम क्वांटिटी ऑफ सप्लाई किसे कहते हैं? जहां पे आप एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक क्वांटिटी सेल करने के लिए विलिंग होते हो उसको बोलते हैं क्वांटिटी सप्लाइड। जैसे कि आपने कहा कि भाव 60 रुपए है तो मैं 15 पैकेट मैगी के बेचूंगा। एक स्पेसिफिक प्राइस हो गया और एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ सप्लाई हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे? क्वांटिटी सप्लाई। बस यही माइनर सा डिफरेंस है, पेपर में यही लिख के आना है। सप्लाई मतलब डिफरेंट क्वांटिटी को हम बेच रहे हैं डिफरेंट प्राइजेस पे, और क्वांटिटी सप्लाई क्या होता है? स्पेसिफिक क्वांटिटी को बेचा जा रहा है एक स्पेसिफिक प्राइजेस पे। बस यही कीवर्ड हैं दो जो आपको याद रखने हैं, बाकी सब मुंह माया है। आपके पेपर के बाद ये कॉन्सेप्ट आपकी लाइफ में किसी काम का नहीं है। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। टॉपिक बात करता है कि आखिरकार सप्लाई का शेड्यूल किसे कहते हैं। देख रहे हो क्या मजाक चल रहा है आपके साथ, आपको सब आता है। ये जो हमने बना रखा है ये टेबुलर फॉर्म, ये जो हमने टेबल बना रखी है, जिस टेबल के अंदर हमने प्राइस दिखा रखा है और क्वांटिटी सप्लाई या फिर सप्लाई का डेटा दिखा रखा है, इसी को बोला जाता है शेड्यूल। यही क्या है बेटा? सप्लाई का शेड्यूल। कोई शेड्यूल कोई आफत नहीं है, इसका नाम बड़ा दर्शन थोड़े। सप्लाई का शेड्यूल क्या होता है? एक ऐसी टेबल जहां पे हम वेरियस क्वांटिटीज को दिखाते हैं एट वेरियस प्राइजेस के फॉर्म में। डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी जिस टेबल में दिखाई जाती है उस टेबल को बोलते हैं सप्लाई का शेड्यूल। जब एग्जाम में आए तो ये लिख देना, प्लस एक टेबल बना देना, यहाँ पे कुछ प्राइस लिख देना, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई लिख देना। प्राइस अब आपको पता है अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई भी बढ़ी हुई दिखा देना। लो जी, एग्जाम्पल भी रेडी हो गया। अगर 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो एग्जामिनर आपको 3.5 देने की सोचेगा, पर पूरे 3 दे देगा। अब ध्यान दो कि जो हमारी सप्लाई होती है वो 2 लेवल पे होती है। कैसे मैम? एक होती है इंडिविजुअल लेवल पे और एक होती है हमारी मार्केट लेवल पे। मार्केट में आपने दुकान खोली सोनू मैगी वाला, आपने दुकान खोल ली सोनू मैगी वाला। अब आप मैगी कैसे बेच रहे हो? 50 रुपए का अगर प्राइस होता है तो आप 10 पैकेट बेचते हो, 60 होता है तो आप 15 बेचते हो, 70 होता है तो आप 20 बेचते हो, 80 होता है तो आप 30 बेच देते हो। ये क्या है? आपकी इंडिविजुअल सप्लाई। ये क्या है? आपकी इंडिविजुअल सप्लाई। और इसको मैंने टेबल फॉर्म में दिखा दिया तो इसे मैं क्या बोलूंगी? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। मार्केट में मान लो 3 दुकानदार हैं, टोटल कितने हैं? 3। एक हो गया सोनू, एक हो गया मोनू, एक हो गई चिंकी। 3 दुकानदार हैं। अब प्राइस मैंने लिख दिया कि 50 रुपए का प्राइस हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है और 80 भी हो सकता है। सोनू का तो आपको पता ही है क्वांटिटी 10, 15, 20 एंड 30। मोनू ने कहा भाई 50 है तो मैं बेचूंगा 5 और फिर मैं बेचूंगा 10, फिर मैं बेचूंगा 20 और इतने में मैं 40 बेच दूंगा। ये मोनू ने कहा, ये मोनू की सप्लाई है। और चिंकी ने कहा कि भाई मैं तो 20 यहाँ बेच दूंगी और 25 यहाँ बेचूंगी और 30 यहाँ बेचूंगी और 40 यहाँ बेचूंगी। ये चिंकी ने अपनी बता दी। तो अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे हमने सोनू की सप्लाई लिख दी तो ये सोनू की इंडिविजुअल सप्लाई हुई। यहाँ पे मैंने मोनू की सप्लाई लिख दी तो ये मोनू की इंडिविजुअल सप्लाई हुई। यहाँ पे मैंने चिंकी की सप्लाई लिख दी तो ये चिंकी की इंडिविजुअल सप्लाई हुई। अब मैंने आपसे कहा कि मुझे बताओ मार्केट की सप्लाई क्या है? मार्केट की सप्लाई क्या है? मार्केट की सप्लाई आप कैसे निकालोगे? मार्केट का मतलब होता है समेशन ऑफ इंडिविजुअल। एक मार्केट के अंदर जितने भी दुकानदार हैं उन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे को मार्केट मिल जाएगी कि नहीं? यस।
आपके घर में सब इंडिविजुअल है, मैं सब मेंबर को जोड़ दूं तो पूरे खानदान का पता चल जाएगा कि नहीं? बिल्कुल चल जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट है। अब मुझे जल्दी बताओ मार्केट की सप्लाई कितनी हुई? मैम जोड़ दो ना, 10 + 5 + 20, यहाँ पे बताओ 15 + 10 + 25, यहाँ पे 20 + 20 + 30, 30 + 40 + 40, बताओ कितना आएगा? जोड़ के लिख लेना, जो आएगा वही है मार्केट की सप्लाई। जैसे 20 10 30 और इधर आ जाएगा 35, ये सारा आप फिल कर लेना। ये क्या हो गई हमारी मार्केट की सप्लाई। और जब मैंने मार्केट की सप्लाई को प्राइस के साथ दिखा दिया तो इसको मैं क्या बोलूंगी? मार्केट का शेड्यूल। क्लियर? आइए, तो यहां पे देखो, एक होता है हमारे पास इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, जहां पे हम इंडिविजुअल का प्राइस दिखाते हैं और इंडिविजुअल की ही क्वांटिटी दिखाते हैं। मार्केट का सप्लाई शेड्यूल, जहां पे हम मार्केट का प्राइस दिखाते हैं और मार्केट की सप्लाई दिखाते हैं। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि मार्केट का सप्लाई मतलब होता है समेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई। ये भी आप लिख सकते हो, दोनों लिख के आ जाओगे तो वाह वही वाह। आइए, हमने अब आपको ये बना रखा है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल किसे कहते हैं। तो ये वही टेबल है, अब आप इसको आराम से रीड कर सकते हो। जो हमने पूरा आपको समझाया वही कि इंडिविजुअल फर्म के द्वारा मार्केट में बेचने के लिए जितना सामान आप विलिंग हो उसको क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल सप्लाई। जैसे इंडिविजुअल का प्राइस, इंडिविजुअल की क्वांटिटी। मार्केट की सप्लाई किसे कहते हैं? ये अपना सोनू, ये अपना प्राइस हो गया, ये मान लो सोनू है, ये मोनू है, और सोनू मोनू दो ही फॉर्म है मार्केट में, दोनों को एड ऑन कर दिया तो क्या आ गया? मार्केट। ये एग्जाम्पल आपके सामने है, इसको आपको सॉल्व करना है। आपको एग्जाम्पल में बताना है एस्टिमेट द मार्केट सप्लाई शेड्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। आपको बेटा इंडिविजुअल दो शेड्यूल दिए गए हैं। फर्म एक्स का इंडिविजुअल शेड्यूल दे दिया, फर्म ये दूसरी फर्म दे दी, सॉरी हाँ, ये फर्म एक्स है और ये आपकी फर्म वाई होनी चाहिए, ये फर्म वाई है। आपसे बोला है कि मार्केट की सप्लाई बताओ, तो क्या आप नहीं निकाल पाओगे? निकाल लेंगे मैम, अभी सीखा था समेशन ऑफ इंडिविजुअल। निकालो आंसर, बताओ कितना आएगा? कुछ छूटेंगे नहीं अपन। चलो इसको टोटल कर लेना, ये क्या आ गया? मार्केट का आंसर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, उसी का सॉल्यूशन दे रखा है, तो जो बच्चे पीपीटी डाउनलोड करेंगे उनको ऑलरेडी ये मिल जाएगा, हमने करके दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यूज इन द सप्लाई शेड्यूल गिवन बिलो। आपको एक सप्लाई शेड्यूल दिया गया है, यहाँ पे आपको प्राइजेस दे दिए, फिर आपको फर्म ए का इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल दे दिया, फर्म बी का इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल दे दिया, फर्म सी का इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल दे दिया, फिर ये पूरी की पूरी मार्केट का सप्लाई शेड्यूल दे दिया। अब जगह जगह इन्होंने कुछ वैल्यूज गायब कर दी, जैसे यहां से एक वैल्यू हटा दी, यहां से एक वैल्यू हटा दी, यहां से एक वैल्यू हटा दी, यहां से भी हटा दी, यहां से भी। तो आपसे बोला गया इन वैल्यूज को फिलअप करो, ये आपका रहेगा होमवर्क क्वेश्चन। एक वैल्यू मैं बताऊंगी, बाकी आप करोगे, क्योंकि बच्चा वाला क्वेश्चन है। अगर आपके बहन भाई आपके साथ में आपकी क्लास देख रहे हो तो आप उनको बोल देना, ले भाई मेरा क्वेश्चन कर दे, छोटे भाई को बोलना। आइए, अब यहां पे देखो मार्केट हमें पता है कितना होता है 26, ये हमें टोटल दे दिया। इसमें से माइनस कर दूं मैं सी का, माइनस कर दूं मैं बी का, और जितना बचेगा वो मेरा किसका आ जाएगा मैम? वो निकल के आ जाएगा बी का। तो यहां पे क्या आंसर आएगा बताओ जल्दी, यहां पे बताओ क्या आंसर आएगा मैम? 26 - 11 - 6, यहाँ से जो भी वैल्यू बचेगी वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ऐसे ही आपको सारी वैल्यूज भरनी है और कमेंट में आंसर जरूर दे देना, ताकि और बच्चे भी अपना आंसर मैच कर लें। चलो हमने सॉल्यूशन दे रखा है यहाँ पे, इससे भी आप मैच कर सकते हो। आइए अब आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार ये सप्लाई कर्व किसे कहते हैं, सप्लाई कर्व क्या होता है। अब मेरी बात सुनोगे ना तो पेपर में कभी नहीं फंसोगे, और अगर ये याद करने के पीछे पड़ जाओगे, हाय रे याद नहीं होता, हाय रे याद नहीं होता, क्या करे, तो कुछ नहीं होने वाला। अब सप्लाई कर्व क्या होता है? हमने शेड्यूल पढ़ लिया, याद करना पड़ा, बस एक वर्ड याद करना पड़ा, टेबल। अब कर्व में एक वर्ड याद करो, ग्राफ। अब डेफिनेशन लिखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल। बन गया कर्व, लो हो गई बात, इतनी सी बात है।
सप्लाई कर्व किसे कहते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल। जो शेड्यूल आपके पास है इसमें प्राइस और क्वांटिटी लिखा हुआ है, इसको जब आप ग्राफ पे बना दोगे, इसको जब आप ग्राफ पे बना दोगे तो उसको क्या बोलेंगे? सप्लाई कर्व। उसको क्या बोलेंगे? सप्लाई कर्व। क्लियर? यस मैम। आइए सप्लाई कर्व एक बार मैं आपको दिखाती हूं। ये रहा। हमने क्या किया, इस साइड प्राइजेस लिख दिए, वाई एक्सिस पे हमेशा प्राइस आते हैं, एक्स एक्सिस पे हमेशा क्वांटिटी आती है। तो हमने इन दोनों को यहाँ पे लिख के क्या किया मैम, यहाँ पे हमने बना दिया सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व ये क्या हो गया हमारा? सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व का जो डायरेक्शन है वो कैसा जा रहा है? ध्यान से देखो मैम, अपवर्ड जा रहा है। कैसा जा रहा है? अपवर्ड। ये अपवर्ड क्यों जा रहा है? क्योंकि आपको भी पता है अगर प्राइस ज्यादा होगा, भाव ज्यादा होगा, तो दुकानदार हमेशा सप्लाई ज्यादा करेगा। ये मैं आपको पहले ही सिखा चुकी हूं, गड़बड़ मत कर देना। ये देखो यहां पे, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर प्राइस ज्यादा होगा तो उस केस में मैम सप्लाई ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। आओ अब यहां पे बताते हैं इस कॉन्सेप्ट को लगा के। अगर प्राइस ज्यादा होता है तो सप्लाई ज्यादा होती है। प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन। और इस पॉजिटिव रिलेशन की वजह से जो कर्व की डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है मैम? जो कर्व की डायरेक्शन होती है वो होती है अपवर्ड। अपवर्ड। आइए चलिए जी, डायरेक्शन कैसी होती है? अपवर्ड। अपवर्ड स्लोप होता है। अब सप्लाई कर्व भी दो तरह का बन सकता है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व। मैम इंडिविजुअल सप्लाई कर्व कैसे बनाएंगे? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल को यूज करके क्या बनेगा? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। मार्केट शेड्यूल को, मार्केट सप्लाई शेड्यूल को यूज करके क्या बनेगा? मार्केट सप्लाई कर्व। हो गई डेफिनेशन, ठोको ताली। आओ आगे बढ़ो। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व वही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। मार्केट सप्लाई कर्व ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फर्म इन द मार्केट। ऑल द फर्म इन द मार्केट। या फिर आप ये भी लिख सकते हो हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ दी ऑल द फर्म्स इन द मार्केट। जैसे यहां पे ये इंडिविजुअल का शेड्यूल, ये भी इंडिविजुअल का शेड्यूल, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? मार्केट का शेड्यूल। अब ध्यान दो, एग्जाम में आप हमेशा डायरेक्टली बना देना, आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है इंडिविजुअल इंडिविजुअल। आपके पास प्राइस भी होगा, आपके पास मार्केट की क्वांटिटी सप्लाई भी होगी, इसको यूज करके सीधे सीधे आप क्या बना देना? मार्केट का सप्लाई शेड्यूल। ये तो यहाँ पे बना के दिखाया गया है कि इन दोनों का अगर हम समेशन कर दें तो मार्केट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि सप्लाई कर्व का स्लोप कैसा होता है, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कैसा होता है? अपवर्ड होता है। यहां पे जो कर्व होता है उसका स्लोप जरूर याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। स्लोप क्या होता है? डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। क्यों? क्योंकि मैम चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई में भी चेंज होता है। इन दोनों की वजह से हमारा सप्लाई कर्व मूव करता रहता है ऊपर नीचे। तो इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है सप्लाई के फंक्शंस किसे कहते हैं। लेकिन सप्लाई के फंक्शन को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा सप्लाई के फैक्टर क्या होते हैं, सप्लाई के डिटर्मिनेंट क्या होते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सप्लाई के फैक्टर क्या होते हैं मैम, सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, ये बताओ। अब तो बात ये आती है कि मैम आखिरकार ये फैक्टर, ये डिटर्मिनेंट्स हो क्या है। मुझे एक बात बताओ, हमने शुरुआत में पढ़ा कि जो सप्लाई है क्या वो हमेशा फिक्स रहती है? नहीं, ये हमेशा क्या होती है मैम? चेंज होती रहती है। तो सप्लाई एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, सप्लाई हमेशा चेंज होती रहती है। बट ये चेंज होती है तो इसके पीछे कुछ कारण भी तो होते होंगे, इसके पीछे कुछ रीजन भी तो होते होंगे। उन्हीं रीजन को हमने यहाँ पे बोला है कि सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स किसे कहते हैं। डिटर्मिनेंट्स का मतलब है सिर्फ और सिर्फ, सिंपल सी बात, रीजन, फैक्टर, ऐसे फैक्टर जो सप्लाई के पीछे भागीदार हैं, जिम्मेदार हैं, सप्लाई को चेंज होने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।
तो इनको बोला जाता है डिटर्मिनेंट्स या फिर हम फैक्टर भी कह सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फैक्टर्स, पेपर में आते ही आते हैं, कभी कभी 3 नंबर में आता है तो कम से कम आपको 3 से 4 फैक्टर लिख के आने ही पड़ेंगे। टोटल में 7 से 8 फैक्टर आपके सिलेबस में है। अच्छा, ये फैक्टर ढेर सारे होते हैं, जब आप और बड़ी क्लास में जाओगे और होते हैं, लेकिन ये बहुत इजी होते हैं क्योंकि इनको याद करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखना विद इन सेकेंड आप सभी फैक्टर का कंक्लूजन निकाल लोगे, बस आप ध्यान दो। पहला क्या फैक्टर है? प्राइस, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब एक वस्तु का भाव चेंज होता है तो उस वस्तु की सप्लाई चेंज होती है। जैसे अभी अभी हमने देखा कि मैगी का जैसे जैसे प्राइस चेंज हो रहा था, जैसे जैसे प्राइस चेंज हो रहा था, वैसे वैसे मैगी की सप्लाई चेंज हो रही थी। यस और नो? यस। मान लो 10 पैकेट, 15 पैकेट, 20 पैकेट, 25 पैकेट ऐसे हो रही थी ना। ऐसा क्यों हो रहा था मैम? कॉमन सेंस है, आप ही ने बताया था कि जब प्राइस ज्यादा होता है, जब प्राइस ज्यादा होता है तो उस केस में एक सप्लायर को प्रॉफिट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से मैम वो सप्लाई भी ज्यादा करता है। यही प्राइस अगर गिर जाएगा तो मैम प्रॉफिट भी गिर जाएगा और दुकानदार चाहेगा कि मैं आज सामान कम बेचूं, मैं तब बेचूंगा जब प्राइस बढ़ेगा। तो प्राइस, सप्लाई क्या होगी? गिर जाएगी। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, एक डायरेक्ट रिलेशन होता है बिटवीन द प्राइस एंड द सप्लाई। प्राइस के बढ़ने पे सप्लाई बढ़ती है, प्राइस के गिरने पे सप्लाई गिरती है। देख रहे हो, सप्लाई यहाँ पे चेंज हो रही है। सप्लाई कभी ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है। सप्लाई कब ज्यादा होती है? जब प्राइस ज्यादा होता है। सप्लाई कब कम होती है? जब प्राइस कम होता है। दैट मीन्स प्राइस इज अ रीजन। प्राइस एक फैक्टर है जिसपे सप्लाई डिपेंड है। प्राइस में कम ज्यादा होने की वजह से सप्लाई भी कम ज्यादा हो रही है। प्रेम से बोलो वाह वाह। आइए, तो बस यही लिखना है आपको, एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई। हो गया पहला फैक्टर याद? यस। अब बात आती है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यहाँ पे जो हम प्राइस की बात कर रहे हैं वो रिलेटेड गुड्स के प्राइस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमने बात की थी वो ऑन प्राइस की बात की थी। जैसे मैगी के प्राइस की बात की, समोसा बेच रहे हैं तो समोसे के प्राइस की बात होगी, कॉफी बेच रहे हैं तो कॉफी के प्राइस की बात होगी, चाय बेच रहे हैं तो चाय के प्राइस की बात होगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम चाय बेच रहे हैं तो रिलेटेड गुड्स के प्राइस की बात होगी। रिलेटेड गुड्स, जैसे एक चाय हो गया और एक कॉफी हो गया, एक चाय हो गया, एक कॉफी हो गया। तो यहां पे चाय मान लो मेरा ओरिजिनल गुड्स है और कॉफी मेरा रिलेटेड गुड्स है। ये आपने डिमांड चैप्टर में समझा होगा ना, रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसे कहते हैं, सब डिमांड में आ जाता है। तो रिलेटेड गुड्स और एक होता है हमारा ओरिजिनल गुड्स। जैसे कि मैं बात करूं आपसे चाय एंड कॉफी, टी एंड कॉफी, मैं यहां लिख रही हूं टी एंड कॉफी। ये दोनों क्या है मैम? ये ओरिजिनल गुड्स हो गया, मान लो कॉफी इज द रिलेटेड गुड्स। अब मैं एक यहाँ पे लिख रही हूँ पेन एंड इंक, पेन एंड इंक। तो इसमें भी क्या हुआ मैम? एक हो गया हमारा ओरिजिनल गुड्स और एक हो गया उसका रिलेटेड गुड्स। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लिखूं कोक एंड पेप्सी, कोक एंड पेप्सी, तो ये मेरा क्या हो गया? ओरिजिनल गुड्स। तो पेप्सी क्या हो गया मेरा मैम? पेप्सी हो गया आपका रिलेटेड गुड्स। तो यहाँ पे जो भाव चेंज होगा ना बेटा, जो प्राइस चेंज होगा वो रिलेटेड गुड्स का चेंज होगा। किसका चेंज होगा? रिलेटेड गुड्स का। प्राइस किसका चेंज होगा? रिलेटेड गुड्स का। और जो पिछले वाला हमने केस पढ़ा था उसमें प्राइस ओरिजिनल गुड्स का चेंज हो रहा था। यही डिफरेंस है। बच्चा यही गलती करता है, बच्चा यही भूल जाता है कि आखिरकार कौन सी हेडिंग में कौन से गुड्स के प्राइस में चेंज हो रहा है। तो ये अब आपको क्लियर रहना चाहिए। अब आओ यहाँ पे, जो हमारा प्राइस चेंज हो रहा है वो किसका चेंज हो रहा है मैम? रिलेटेड गुड्स का प्राइस चेंज हो रहा है। तो रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज होने की वजह से भी सप्लाई चेंज होती है। मैम ऐसे कैसे? समझो, एक हो गई आपकी चाय, एक गरम चाय की प्याली हो, तो ये हो गई जी चाय, गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म चाय। एक बना दो मैम कॉफी, ये हो गई आपकी टी। एक हम बना देते हैं कॉफी, मग हो गया आपका कॉफी वाला मग। चलिए जी, ये हो गई आपकी कॉफी, इसमें एक स्ट्रॉ डाल देते हैं। अब आपको फील आई कॉफी वाली? यस मैम। तो मैंने लिख दिया कि जो मेरी टी है ये हो गया ओरिजिनल गुड्स, ओरिजिनल गुड्स।
और ये कौन सा हो गया मेरा मैम, ये हो गया मेरा रिलेटेड गुड्स। चलिए जी, अब मैंने कहा कि प्राइस चेंज हो रहा है, तो प्राइस किसका चेंज होगा मैम? प्राइस चेंज होगा कॉफी का। ध्यान दो, अब जो कॉफी है बेटा, ये कॉफी का भाव था 10 रुपए, जो आप सेल प्राइस कर रहे थे वो कितना था? 10 रुपए। और इसको बनाने में जो कॉस्टिंग आ रही थी वो कितनी आ रही थी? कॉस्टिंग आ रही थी मैम 5 रुपए। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ मैम? प्रॉफिट हुआ 5 रुपए। मैं आपसे बोलूं कि ये सेल प्राइस बढ़ के हो जाए मान लो 12 रुपए, अभी भी कॉस्ट कितनी आ रही है? 5 रुपए। अब प्रॉफिट कितना हो गया? 7 रुपया। अब आप एक चीज देखो कि जब कॉफी का प्राइस बढ़ेगा, जब रिलेटेड गुड्स का प्राइस बढ़ेगा, रिलेटेड गुड्स का अगर प्राइस बढ़ेगा तो आपको रिलेटेड गुड्स में प्रॉफिट ज्यादा होगा, रिलेटेड गुड्स में प्रॉफिट ज्यादा होगा। यस मैम, सही बात है। तो अब आप रिलेटेड गुड्स की सप्लाई ज्यादा करोगे। यस मैम, रिलेटेड गुड्स की सप्लाई ज्यादा करेंगे तो आप टी की सप्लाई क्या कर दोगे मैम? हम टी की सप्लाई कम कर देंगे, टी की सप्लाई हमारी कम हो जाएगी। यही यहां पे आपको चीज समझनी है कि जब जब रिलेटेड गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो दुकानदार रिलेटेड गुड्स को बेचना शुरू कर देता है, क्योंकि उसमें ज्यादा फायदा है, और ओरिजिनल गुड्स की सप्लाई को वो घटा देगा। इसके उल्टा बोलूं कि रिलेटेड गुड्स का प्राइस गिर रहा है तो दुकानदार ओरिजिनल गुड्स की सप्लाई बढ़ा देगा, क्योंकि अब उसको ओरिजिनल गुड्स में ज्यादा फायदा होगा। तो इसको आप पेपर में कैसे लिखोगे कि जो हमारे रिलेटेड गुड्स हैं, या तो उनका प्राइस इंक्रीज होगा या उसका प्राइस डिक्रीज होगा, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, दो ही केस बनेंगे। यस मैम, अगर रिलेटेड गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो ओरिजिनल गुड्स की सप्लाई पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा मैम? रिलेटेड गुड्स महंगा हो रहा है तो दुकानदार रिलेटेड गुड्स की सप्लाई बढ़ाएगा, ओरिजिनल गुड्स की सप्लाई को कम कर देगा। ये रीजन याद रखना, इसके प्राइस के बढ़ने से इसकी सप्लाई कम होती है। सिमिलरली अगर कॉफी सस्ती हो जाती है तो दुकानदार चाय की सप्लाई बढ़ा देगा, अब वो चाय ही बेचेगा, ओरिजिनल गुड्स की सप्लाई बढ़ा देगा। इन दोनों के पीछे रीजन क्या है? रीजन है मैम एकमात्र प्रॉफिट। अगर आप सब भूल जाओगे तो ये देख लेना कि दुकानदार को प्रॉफिट कहां पे ज्यादा हो रहा है, जहां ज्यादा प्रॉफिट होगा वहीं पे ज्यादा सप्लाई होगी। चलिए नेक्स्ट केस पे चलते हैं, नंबर ऑफ द फर्म इन द इंडस्ट्री। एक मार्केट है और उस मार्केट में सिर्फ सोनू मैगी बेच रहा है, सोनू मैगी बेचने की दुकान खोल के बैठा है। ये 20 प्लेट मैगी बेचता है, 20 प्लेट मैगी एक दिन में बेचने के लिए विलिंग है। तो मार्केट की सप्लाई कितनी हुई? टोटल सप्लाई मैम 20 प्लेट। लेकिन एक ऐसी मार्केट है जिसमें 3 दुकानदार हैं, एक 20 प्लेट मैगी बेच सकता है, एक 30 प्लेट बेच सकता है, और एक ऐसा है जो 10 प्लेट बेच सकता है। अब मुझे बताओ मार्केट की सप्लाई कितनी हो गई? 30 और 20 50 और 10 60, यानी कि जितनी ज्यादा दुकानें उतनी ज्यादा सप्लाई, अगर जितनी कम दुकानें उतनी कम सप्लाई। तो कुछ मत रटो, सिर्फ क्या लिख के आओगे पेपर में? क्या लिख के आओगे मैम? नंबर ऑफ फर्म अगर इंक्रीज होती हैं, ज्यादा है, तो उस केस में सप्लाई भी क्या होगी? ज्यादा। देखो हम आपसे बातें नहीं कर रहे, बिल्कुल भी बातें नहीं कर रहे हैं। कुछ बच्चे तो कहेंगे मैम आप हंसा ही नहीं रहे हो, मैं यहाँ पे आपको कॉमेडी सर्कस दिखाने थोड़ी ना आए हूं। हम आपके लिए क्यों आए हैं? कल आपका पेपर है, आज आप पढ़ रहे हो, ये बात हम भी भली भांति जानते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हम टॉपिक पे फोकस है, और कोशिश करो आप भी टॉपिक पे फोकस रहना। आपको तो टॉपिक पे फोकस हमसे ज्यादा हो रहा होगा, क्योंकि कल ही पेपर होगा। आधे बच्चे एकदम लास्ट टाइम पे देखते हैं क्लास, तो उसी हिसाब से क्लासेस को डिजाइन किया जाता है। इन क्लासेस में आपको बातचीत कम मिलेगी, बातचीत करके पढ़ाते हैं, खूब हंस हंस के पढ़ा रहे होंगे लाइव बैचेस में, जहां पे अथाह टाइम होता है, 2 4 5 महीने आप लेके हमारे पास आते हो। अब यहां पे क्या होगा? अगर नंबर ऑफ फर्म कम है तो सप्लाई भी क्या होगी? कम होगी। आइए नेक्स्ट है बेटा गोल ऑफ द फर्म। गोल ऑफ द फर्म, गोल ऑफ द फर्म। अब देखो गोल ऑफ द फर्म में अगर एक फर्म चाहती है कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो, तो वो महंगे प्राइस पे बेचेगा। यस। और अगर एक फर्म चाहती है कि मेरी सेल बहुत ज्यादा हो जाए, मेरी सेल बहुत ज्यादा हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा मैम? उसको प्राइस में कमी करनी पड़ेगी, उसको प्राइस में, तभी ज्यादा सेल हो पाएगी। नेक्स्ट फैक्टर देखो,
प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो इसको हम लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। अब ध्यान दो कि जो आप मैगी बना रहे थे उस मैगी को बेच रहे थे 50 रुपए में और उसको बनाने की जो लागत आ रही थी वो आ रही थी 20 रुपए, तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा था मैम? प्रॉफिट हो रहा था 30 रुपए। मैं आपको बोलूं कि यही मैगी अब वापस से 50 रुपए में ही बेच रहे हो, लेकिन जो बनाने की लागत है वो एकदम से बढ़ गई और प्रॉफिट क्या हुआ? ओ माय गॉड मैम, कम हो गया। मान लो वापस से लागत और बढ़ गई, प्रॉफिट और क्या हुआ? और कम हो गया। अगर यही लागत आपकी घट जाए तो प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ जाएगा। यानी कि अगर कॉस्ट मेरी इंक्रीज हो जाती है, ध्यान देना, अगर कॉस्ट मेरी बढ़ जाती है, अगर कॉस्ट बढ़ रही है तो प्रोड्यूसर को प्रॉफिट क्या हो रहा है? कम। कॉस्ट बढ़ गई, प्रॉफिट कम, कॉस्ट और बढ़ गई, प्रॉफिट और कम, और प्रॉफिट कम होते ही क्या कम होता है जरा बताओ? सप्लाई कम होती है। यानी कि कॉस्ट बढ़ने से मैम रीजन तो यही आप दोगे कि प्रॉफिट कम हो जाता है, यानी कि कॉस्ट के बढ़ने पे सप्लाई क्या होगी? सप्लाई कम। और अगर यही कॉस्ट मेरी कम हो जाए, यही कॉस्ट मेरी सस्ती हो जाए, तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। आप सप्लाई क्या कर दोगे मैम? सप्लाई इंक्रीज कर देंगे। बस ये लिख के आना है आपको। कैसे लिखोगे? कॉस्ट इज द रीजन, कॉस्ट इज द फैक्टर। इफ कॉस्ट गेट इंक्रीज then supply will also get increase. If cost get decrease then supply will also get decrease. इसके पीछे रीजन क्या है? प्रॉफिट इज द रीजन। बस ये लिखना है बेटा। हर एग्जाम, हर एक हेडिंग का मैं फ्लो चार्ट जो आपको दे रही हूं ना, यही बस काम का है, रटना मत। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब देखो यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। अब टेक्नोलॉजी, आपको अच्छी टेक्नोलॉजी मिल जाए, आपको ग्रेडेड टेक्नोलॉजी मिल जाए, लेटेस्ट कोई इनोवेशन हो जाए, या फिर चीप टेक्नोलॉजी आपके हाथ लग जाए, तो वापस से क्या होगा? अच्छी टेक्नोलॉजी मिलते ही आपकी लागत कम हो जाएगी, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी और आपको प्रॉफिट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी। गुड टेक्नोलॉजी। अगर यही आपको पुअर टेक्नोलॉजी मिले, या फिर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी आपके हाथ लग जाए, या फिर बहुत महंगी टेक्नोलॉजी से आप काम कर रहे हो, तो उस केस में खर्चा ज्यादा होगा, और खर्चा ज्यादा होगा तो डेफिनेटली बात है प्रॉफिट कम होगा, तो आप सप्लाई भी क्या कर दोगे? कम। नेक्स्ट फैक्टर, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। अब अनियन, आपको पता है साल में एक दिन ऐसा आता है जब ये अनियन 100-200 रुपए किलो पहुंच जाती है। अब आप हो बेटा प्रेजेंट में, अब आज के दिन आपको ये पता है कि आज से ठीक 2 महीने बाद, आज से ठीक 2 मंथ बाद अनियन 150 रुपए केजी बेची जाएगी, जिसका भाव आज के दिन 20 रुपए चल रहा है। आप क्या करोगे? मैम प्रेजेंट में प्राइस सस्ता है लेकिन फ्यूचर में प्राइस ज्यादा है, फ्यूचर में प्राइस ज्यादा है तो आज के दिन आप क्या करोगे? मैम सप्लाई कम कर देंगे, आज के दिन सप्लाई कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि मैम आज के दिन प्राइस सस्ता है, प्रॉफिट कम होगा, सप्लाई कम कर देते हैं, और इस माल को, इस सामान को बचा के गोडाउन में डाल दो, जब प्राइस बढ़ेगा तब बेच देंगे। और आपको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस गिरने वाला है, फ्यूचर में प्राइस अनियन 10 रुपए में होने वाली है, तो आप कोशिश करोगे कि जब प्राइस आपका गिर रहा होगा, प्राइस आपका फॉल हो रहा होगा फ्यूचर में, तो आज ही के दिन आप क्या करोगे? आज ही के दिन आप सप्लाई बढ़ा दोगे। अगर फ्यूचर में प्राइस, इसको कैसे लिखेंगे मैम? ऐसे लिखोगे, फ्यूचर में एक्सपेक्टेड प्राइस, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो आप क्या करोगे? आज के दिन सप्लाई बढ़ा दोगे, सॉरी आज के दिन सप्लाई घटा दोगे, आज के दिन सप्लाई गिरा दोगे, और फ्यूचर में आपको लग रहा है कि प्राइस गिर रहा है तो आज के दिन आप सप्लाई बढ़ा दोगे। रीजन एकमात्र प्रॉफिट, पूरा का पूरा फैक्टर प्रॉफिट पे डिपेंड है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट अगर अच्छी पॉलिसी बना दे, गवर्नमेंट अगर आपके फेवर में पॉलिसी बना दे, फेवरेबल पॉलिसी बना दे, मतलब कि टैक्सेस को कम कर दे, सब्सिडी बढ़ा दे, अगर गवर्नमेंट ये काम कर देगी, टैक्सेस कम कर दे, सब्सिडी बढ़ा दे, तो इसमें क्या होगा मैम? इसमें दुकानदार का फायदा हो जाएगा, और जब दुकानदार का फायदा हो जाएगा तो दुकानदार क्या करेगा? सप्लाई बढ़ा देगा।
और यही जो पॉलिसी है अगर ये अनफेवरेबल हो जाए, अनफेवरेबल मतलब मैम टैक्सेस बहुत महंगे हो जाएं और सब्सिडी सरकार दे ही ना, हमको फायदा देना बंद कर दे या कम कर दे, तो उस केस में क्या होगा, दुकानदार का मैम नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो जब लॉस होगा तो क्या होगा मैम, दुकानदार सप्लाई कम कर देगा। बस यही फ्लो चार्ट आपको पेपर में बना के आना है कि गवर्नमेंट, इफ गवर्नमेंट मेक द पॉलिसी favorable policy then supply will get increase. If government make the policy unfavorable to the दुकानदार, to the seller, और then आप क्या लिखोगे, supply will get decrease. आइए नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, पढ़ो। द प्रोड्यूसर कंटिन्यू टू यूज ओल्ड टेक्नोलॉजी, ओ माई गॉड, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, आउटडेटेड को। Owing to which wear and tear of the production plants are tended to rise. जब आउटडेटेड टेक्निक को यूज करोगे तो उसकी वजह से आपकी कॉस्ट क्या होगी, बढ़ गई। हाउ वुड इट इम्पैक्ट सप्लाई ऑफ हिज प्रोडक्ट इन द मार्केट। अब मुझे बताओ, एक दुकानदार आउटडेटेड टेक्निक को यूज जब करता है तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, और जब उसकी कॉस्टिंग बढ़ेगी तो क्या होगा मैम, प्रॉफिट कम हो जाएगा, और प्रॉफिट कम होते ही वो क्या करेगा मैम, सीधे सीधे सप्लाई कम कर देगा। यही आपसे पूछा गया है कि बताओ क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने इसका सॉल्यूशन यहाँ दिया था, आप पढ़ना चाहो पढ़ो, बट हमें नहीं लगता कि यहाँ से पढ़ने की अब आपको जरूरत पड़ेगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं एक दूसरे पड़ाव की ओर, जो कि आपका स्वागत कर रहा है, ढेरों फूल बरसाओ, लॉ ऑफ सप्लाई आपका स्वागत कर रहा है। आखिरकार ये लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ का मतलब क्या होता है? लॉ का मतलब होता है बेटा नियम, रूल, सिद्धांत, प्रिंसिपल, जो मर्जी आप बोल लो, सिद्धांत, प्रिंसिपल, रूल, जो मर्जी आप बोल लो। तो सप्लाई का रूल क्या है, सप्लाई का नियम क्या है, सप्लाई का लॉ क्या है? याद रखना कि सप्लाई का जो लॉ है वो प्राइस पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? प्राइस। हमने ढेर सारे फैक्टर पढ़े, अगर आपको याद हो तो हमने कौन कौन से फैक्टर पढ़े थे मैम? प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, और बताओ नंबर ऑफ फर्म। जल्दी जल्दी कमेंट में लिखो, वरना हम नेक्स्ट क्लास से कंटेंट में कमी कर देंगे अगर कमेंट में नहीं लिख के बताओगे। क्योंकि देखो क्या होता है ना, आप पढ़ रहे हो ये मुझे कैसे पता लगेगा, मेरे लिए सिर्फ एक ही आपका फीडबैक है बेटा, जो आप कमेंट में लिखोगे वो हम देख के सुन लेंगे। टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट की पॉलिसी, और बताओ मैम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ढेर सारे फैक्टर हमने पढ़े। क्या था? फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस। अब इतने सारे फैक्टर हैं, लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर पे बेस्ड है बेटा, प्राइस पे। लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि ये बाकी के जितने भी फैक्टर है ये सब कांस्टेंट हो जाएंगे। कांस्टेंट मतलब इनमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, ये स्थिर हो जाएंगे, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ चेंज होगा तो किस में होगा? प्राइस में होगा। और प्राइस के चेंज होने पे सप्लाई में चेंज होता है, इसी को लॉ ऑफ सप्लाई हम कहते हैं, सदियों से कहते आ रहे हैं, और ना जाने कितनी सदियों तक ये बात कहते रहेंगे। प्रेम से बोलो जय माता दी। चलो जी, ये यहाँ लिखा है, अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग्स का मतलब क्या होता है? अदर फैक्टर, अदर जितने भी फैक्टर है एक्सेप्ट प्राइस, सारे के सारे क्या हो जाएंगे मैम? कांस्टेंट, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, ये रुक गए हैं, मर गए हैं। सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या हो रहा है मैम? प्राइस। प्राइस एंड सप्लाई में चेंज होता है, और इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है। हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस लेस विल बी सप्लाई। यही हो गया लॉ ऑफ सप्लाई। आइए, ये लॉ ऑफ सप्लाई, ये तो अब आपका भाई बन जाना चाहिए। क्या बोलते हैं इसको? ये तो अब आपका कहते हैं ना सगा दोस्त होना चाहिए। मैम सगा दोस्त कौन सा होता है? इसको क्या बोलते हैं मैम? शेड्यूल। इसको क्या बोलते हैं? शेड्यूल। तो ये याद रखना, ये तो शेड्यूल है। अब इस शेड्यूल को यूज करके हमने क्या बना दिया? ये क्या है मैम? ये कर्व है। तो यहां पे हमने प्राइस को यूज करके
कर्व बना दिया। यहाँ पे जो रिलेशन है ये कौन सा रिलेशन है मैम, पॉजिटिव रिलेशन है। दैट मीन्स हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ सप्लाई की। लॉ ऑफ सप्लाई की क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैम प्राइस में चेंज होने की वजह से सप्लाई में चेंज हो रहा है, इसी को लॉ ऑफ सप्लाई बोला जाता था। अदर फैक्टर यहाँ पे हो जाते हैं कांस्टेंट। चलो, लॉ ऑफ सप्लाई की अजम्पशन पेपर में कई बार आती है, बच्चे बोलते हैं मैम इतना बड़ा याद नहीं होता, इतने सारे इसमें पॉइंट क्या करे, ओ माय गॉड, तहलका मचा देते हैं। नालायको, ये जो मैंने आपको फैक्टर पढ़ाए हैं ना, ये सारे के सारे फैक्टर लिखे हैं यहाँ पे। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में कोई चेंज नहीं होगा, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होगा, गोल्ड में कोई चेंज नहीं होगा, रिलेटेड गुड्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, फ्यूचर में होने वाले प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। तो मैंने क्या बोला था, ऑल फैक्टर आर कांस्टेंट एक्सेप्ट प्राइस। ऑल फैक्टर एक्सेप्ट प्राइस कांस्टेंट, यही तो हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं। चलो, अब मैम ये क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई के कुछ एक्सेप्शंस हैं और भर भर के इसको 2 से 3 नंबर में बेटा पेपर में कईयों बार पूछा गया है कि राइट डाउन द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि जो बात लॉ ऑफ सप्लाई के विपरीत हो। एक्सेप्शन का हिंदी मतलब होता है अपवाद, विपरीत, अपोजिट, उल्टा। मतलब कि लॉ ऑफ सप्लाई जहां पे फेल हो जाए, जहां पे लॉ ऑफ सप्लाई काम ना करे। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता था, लॉ ऑफ सप्लाई कहता था प्राइस ज्यादा होने पे सप्लाई ज्यादा होती है, प्राइस के कम होने पे सप्लाई कम होती है। यही तो कहता था लॉ ऑफ सप्लाई, पॉजिटिव रिलेशन। यस, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे ये लॉ ऑफ सप्लाई फेल होगा, काम नहीं करेगा। उन्हीं 3-4 पॉइंट को बोला जाएगा लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शन। आइए देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहला एग्रीकल्चर आउटपुट। देखो बेटा, एग्रीकल्चर आउटपुट ना प्राइस से ज्यादा डिपेंड करता है वहां के नेचर पे। एक किसान है, वो कह रहा है मैं महंगा बेच दूंगा, लेकिन तभी तो बेचूंगा जब मेरे पास फसल होगी। अगर बिचने से पहले ही बाढ़ आ जाए, बारिश भयंकर हो जाए, तूफान आ जाए, सारी की सारी फसल सड़ जाए, जल जाए, कचूमर बन जाए उस फसल का, तो किसान क्या करेगा? किसान प्राइस के ज्यादा होने पे भी क्या सप्लाई ज्यादा कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर आउटपुट नेचुरल कैलेमिटीज पे बेस्ड होते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज कभी कभी फसल को बर्बाद कर देती है, और जब बर्बाद कर देती हैं तो भले ही प्राइस कितना भी बढ़ जाए, सेलर चाह के भी, फार्मर चाह के भी सप्लाई नहीं बढ़ा पाएगा। क्यों? क्योंकि फसल तो बर्बाद हो गई। तो याद रखना, दिस इज द रीजन, यहां पे लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। सोशल डिस्टिंक्शंस वाले गुड्स कौन से होते हैं मैम? सोशल डिस्टिंक्शंस वाले गुड प्रेशियस गुड्स को बोला जाता है। बेसिकली प्रेशियस गुड्स, जैसे कि कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा, ऐसे गुड्स जो बहुत ही कम है, अपनी धरती पे ही कम है। अब कोहिनूर हीरा, हर कोई चाहता है मेरे पास कोहिनूर हीरा, इतने पैसे वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि मैं कोहिनूर हीरा खरीद लूंगा चाहे जितने भी मिल जाए। मतलब ज्यादा से ज्यादा प्राइस देने को तैयार है, लेकिन फिर भी उनकी सप्लाई कम है। क्यों? क्योंकि मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है। जब अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो सप्लाई कहां से होगी? यानी कि प्राइस के ज्यादा होने पे भी सप्लाई कम होती है ऐसे गुड्स की। तो ये भी क्या हुआ? लॉ ऑफ सप्लाई का एक्सेप्शन। नेक्स्ट, पेरिशेबल गुड्स, जो गुड्स सड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अब मान लो इसकी दुकान पे दूध की थैली पड़ी हुई है, दुकानदार की दुकान पे दूध की थैली पड़ी हुई है, तो ये क्या करेगा? इसको पता है कि मेरा जो सामान है वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। मतलब कि दुकान पे दूध की थैली पड़ी है और वो कल तक सड़ जाएगी, कल तक वो कोई नहीं खरीदेगा। तो ये क्या करेगा? कम प्राइस पे भी सप्लाई ज्यादा करेगा कि नहीं? अगर ये समोसे बेच रहा है, इसको पता है जितने समोसे मैं आज बेच लूंगा, कल ये सारे के सारे समोसे सड़ जाएंगे, कोई खरीदने वाला नहीं है। सुबह तो वो खूब महंगे बेच रहा होगा, शाम होते होते, दिन ढलते ढलते वो बोलेगा अरे यार 10 रुपए का समोसा 5 में भी बेच दूंगा। यानी कि प्राइस के कम होने पे भी वो सप्लाई बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि वरना गुड सड़ जाएगा, फिक जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो पेरिशेबल गुड्स में भी देख रहे हो लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं कर रहा। प्राइस कम, सप्लाई ज्यादा, लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो रहा है। तो याद रखना तीनों केस, एग्रीकल्चर आउटपुट,
गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शंस, पेरिशेबल गुड्स। इसको मैं बच्चों को याद कराती हूँ गैप से। एक निमोनिक है आपके लिए, इसको याद रखना गैप। जी बोले तो गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शंस, ए बोले तो एग्रीकल्चर आउटपुट, पी बोले तो पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स, पी बोले तो पेरिशेबल गुड्स, ए बोले तो एग्रीकल्चर आउटपुट, जी बोले तो गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शंस। आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक नया टॉपिक आपका स्वागत कर रहा है, इस टॉपिक को हम आपको समझाएंगे। फिर ये टॉपिक पेपर में बहुत पूछा जाता है, याद रखना इस चैप्टर में से भर भर के पेपर पूछा जाता है। तो आप कहीं भी रिस्क नहीं ले सकते हो कि मैम छोड़ देता हूँ एक आधा टॉपिक, क्या पता यही पेपर में आ गया और कुछ नहीं आया, तब क्या करोगे? पेपर छोड़ दोगे? क्या करोगे? पेपर छोड़ दोगे, कहोगे नहीं अगली साल देने आऊंगा, मात्र एक क्वेश्चन की वजह से। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आपको पास करा रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है यही क्वेश्चन वो जो आपको टॉपर बना रहा हो, है ना, कुछ भी हो सकता है, तो छोड़ थोड़ी ना दोगे। तो समझे इसको? यस मैम समझा दो। आइए अब यहाँ पे हमारे दो टॉपिक आ रहे हैं एक साथ, उन दोनों में डिफरेंस ही पूछा जाता है बेसिकली पेपर में, तो मैं उन दोनों टॉपिक को एक साथ लेके चलूंगी। वन शॉट आएगा तो आप इजीली एक साइड का हिस्सा वन शॉट में लिख देना, और अगर डिफरेंस आएगा तो इधर और इधर जो भी हम लिखेंगे दोनों साइड का पेपर में एज इट इज छाप देना। अब हमारे पास दो वर्ड्स आते हैं, दो स्टेटमेंट आती हैं। एक आती है, आइए लिखते हैं, चेंज, बहुत देर से बज रहा था, देखो, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। एक तो टर्म ये आती है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, और एक आता है आपका चेंज इन सप्लाई। इन दोनों के बारे में आपसे पूछा जाता है। आइए अब इनके बहुत सारे नाम है, जैसे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई को हम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व, और इसको हम क्या बोलते हैं मैम, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग इन द, ऐसे लिख लो, सेम सप्लाई कर्व, ऐसे बोले तो सप्लाई कर्व, और यहां पे लिखो शिफ्टिंग इन सप्लाई कर्व, शिफ्टिंग इन सप्लाई कर्व। अच्छा, इसको बोला जाता है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई या फिर मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। इसको बोला जाता है चेंज इन सप्लाई, शिफ्टिंग इन द सप्लाई कर्व। अच्छा, एक नाम और होता है, वो भी लिख लो लगे हाथ। यहां पे होता है एक्सपेंशन या फिर एक्सटेंशन भी बोल सकते हो, क्योंकि किसी किसी बुक में हम देखते हैं एक्सटेंशन लिखा होता है, किसी किसी बुक में एक्सपेंशन लिखा होता है। आप पेपर में कुछ भी लिख के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई कर्व, और इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन सप्लाई कर्व। ये इसके यूनिक नेम है, एग्जाम में आएगा, आपको तीनों नाम लिख के आने ही हैं। और अगर वन शॉट आता है तो आप इसको ऐसे लिख के आना कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ऑल्सो नोन एज मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व, और ऑल्सो नोन एज एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन द सप्लाई कर्व। आओ पहले इसे समझते हैं। इस वाले केस में क्या होता है, यहां पे जो भी सामान की आप सप्लाई कर रहे हो, जैसे कि आप मैगी की सप्लाई करना चाहते हो, मैगी की आप सप्लाई करना चाहते हो, तो जो प्राइस होगा, प्राइस चेंज होगा, अदर फैक्टर आपके चेंज नहीं होंगे, अदर फैक्टर में कोई भी चेंज नहीं होगा। यानी कि सप्लाई में चेंज हो रहा होगा, सप्लाई में चेंज हो रहा होगा ड्यू टू चेंज इन व्हाट, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, अदर फैक्टर में नो चेंज। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता, लॉ ऑफ सप्लाई डजंट वर्क हियर, हम ऐसा बोल सकते हैं? नो मैम, यहाँ पे तो लॉ ऑफ सप्लाई काम करता है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता था,
प्राइस के चेंज होने पे सप्लाई चेंज होती है, अदर फैक्टर कांस्टेंट हो जाते हैं। मैंने कहा एकदम सही बात। अब यहां पे देखो, प्राइस है मैगी का 50 रुपया, तो जो आप सप्लाई कर रहे हो, आप कर रहे हो 10 पैकेट की, और यही प्राइस अगर बढ़ के 60 रुपया हो गया तो आप 20 पैकेट की सप्लाई कर रहे हो, और यही प्राइस अगर घट के 40 रुपया हो गया तो आप 5 पैकेट की सप्लाई कर रहे हो। यानी कि प्राइस के चेंज होने पे आपकी सप्लाई चेंज हो रही है। अब इसका ग्राफ बनाओ। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। वाई एक्सिस पे क्या आता है? वाई एक्सिस पे आते हैं मैम प्राइजेस, और एक्स एक्सिस पे क्या आते हैं? सप्लाई या फिर क्वांटिटी सप्लाई, आप कुछ भी लिख सकते हो। अब यहां पे मैं क्या लिखूं मैम? प्राइस लिख दो। प्राइस है मेरा 0, 40, 50 एंड दिस वन इज 60। यहां पे क्या लिखूं मैम? क्वांटिटी लिख लो, 5, 10 और ये क्या हो गया? 20। अब आप खुद देखो कि जब भाव 50 रुपए तो उस टाइम पे मैं 10 मैगी की प्लेट बेच रही हूं। 50 रुपए में 10, तो डॉट कहां पे आ गया मैम? यहां पे। अब नेक्स्ट देखो कि जब मेरा भाव बढ़ के 60 रुपए हुआ, ओ माय गॉड, तो मैं 20 बेच रही हूँ। अरे रे रे रे, तो मैं कितना बेच रही हूँ? 20। तो डॉट कहां पे हुआ? ये। अगर मैं सप्लाई कर्व को आगे बढ़ाऊं तो ये इधर जाएगा। इसमें क्या हो गई मैम? मूवमेंट हो गई। मतलब पहले वाला मेरा सप्लाई कर्व ये था, अब ये ऊपर की ओर मूव हो गया। देख रहे हो, इसमें मूवमेंट हो गई, मूवमेंट हो गई। मूवमेंट क्यों हुई? क्योंकि मैम यहां पे सप्लाई ज्यादा हो गई। सप्लाई में क्या हो गया? एक्सपेंशन हो गया। सप्लाई में क्या हो गया? एक्सपेंशन। कैसे? प्राइस के बढ़ने पे सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई में क्या हो गया? एक्सपेंशन। अब देखो, प्राइस घट के 40 हो गया, सप्लाई घट के क्या हो गई? 5। तो अब जो मेरा डॉट आएगा वो कहां आएगा मैम? यहां पे। तो ये कर्व मेरा अगेन मूव होके नीचे की ओर चला गया। इसको मैं क्या बोलूंगी? वापस से क्या हुआ यहाँ पे मैम? सेम कर्व में मूवमेंट हो गई, और इसको अब हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सप्लाई कम हो गई। तो ध्यान रहे, एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज होना या फिर बढ़ना, सप्लाई का बढ़ना। और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सप्लाई का कम होना। यहाँ पे सप्लाई बढ़ रही है तो एक्सपेंशन हो रहा है, यहाँ पे सप्लाई घट रही है तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इस कर्व को हम मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक ही कर्व में मूवमेंट हो रहा है, कभी ऊपर की ओर कभी नीचे की ओर। ऊपर की ओर होता है एक्सपेंशन, नीचे की ओर होता है कॉन्ट्रैक्शन। प्रेम से बोलो जय माता दी। आइए अब दूसरा केस। दूसरा केस क्या है मैम? दूसरा केस है हमारा चेंज इन सप्लाई का। आइए देखते हैं इसमें भी वापस से हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, आपका मैगी। आप मैगी की क्या कर रहे हो मैम? मैगी की सप्लाई करेंगे। आप दुकानदार हो, अब याद रखना, वहां पे भी मैम दुकानदारी थे ना। हाँ, अब मैगी की आप सप्लाई कर रहे हो। यहां पे क्या होगा कि जो प्राइस है बेटा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इस केस में प्राइस में चेंज नहीं होता, अदर फैक्टर में चेंज होता है। अदर फैक्टर में चेंज होता है और सप्लाई में चेंज होता है। सप्लाई में तो डेफिनेटली चेंज होगा ही होगा ड्यू टू अदर फैक्टर। तो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, क्या लॉ ऑफ सप्लाई लग रहा है? नहीं मैम, यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई नहीं लग रहा। लॉ ऑफ सप्लाई इज नॉट वर्किंग। क्यों? क्योंकि मैम प्राइस में चेंज ही नहीं हो रहा। लॉ ऑफ सप्लाई की तो मैम पहली कंडीशन ही ये थी कि प्राइस में चेंज होना चाहिए, यहाँ तो प्राइस में ही नहीं चेंज हो रहा, तो लॉ ऑफ सप्लाई कहां से लगेगा? चलो ठीक है जी, कोई बात नहीं है, शेड्यूल बना दो। मैंने कहा कि जो मैगी आप बेच रहे हो, मैगी का जो प्राइस है, जो आप मैगी बेच रहे हो वो तो फिक्स ही रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, यस मैम। जो आप क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हो, पहले आप करते थे 20 पैकेट की सप्लाई, अब आप कर रहे हो 30 पैकेट की सप्लाई, और फिर आप कर रहे हो 10 पैकेट की सप्लाई। मैम ऐसा क्यों? प्राइस में तो कोई चेंज नहीं हुआ। मैंने कहा फैक्टर में चेंज हो रहा है ना। अदर फैक्टर में मैंने यहाँ पे कॉस्ट ले लिया। मैंने कितना ले लिया? कॉस्ट। पहले कॉस्ट आती थी आपकी मैगी को बनाने की 20 रुपये, यहाँ पे फिगर चेंज करती हूँ। पहले कॉस्ट आती थी मैगी को बनाने की 15 रुपया, तो आप 20 पैकेट बेचते थे। अब कॉस्ट आपकी एकदम से घट गई, आपने ज्यादा सप्लाई करी, कॉस्ट घटी,
प्रॉफिट बढ़ा, सप्लाई बढ़ी। कॉस्ट क्या हुआ तीसरे केस में, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा, तीसरे केस में क्या हुआ, कॉस्ट बढ़ गई, और जब कॉस्ट बढ़ती है ना तो सप्लाई क्या होती है, कम। तो यहां पे देख रहे हो प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, अदर फैक्टर में चेंज होने की वजह से सप्लाई में चेंज हो रहा है। अब कर्व बनाओ, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, आपको याद है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं कि y एक्सिस पे हमेशा प्राइस आता है, अदर फैक्टर नहीं आते हैं। और x एक्सिस पे क्या आएगा मैम, वही सप्लाई या क्वांटिटी सप्लाई, ये क्या हो गया 0। आइए लिख दो यहाँ पे, ये क्या है, प्राइस क्या है मैम, यहाँ पे प्राइस ही लिख सकते हैं। तो ये प्राइस क्या है मैम, यहाँ पे आ जाएगा प्राइस 50 रुपए। एक सेकेंड दो, हाँ प्राइस कितना आ जाएगा, प्राइस लिख दो मैम 50 रुपए, क्योंकि भाव तो सेम ही रहने वाला है। यस, एक केस ऐसा है जब 50 रुपए होने पे आप कितने पैकेट मैगी के खा रहे थे मैम, 20। लिख दो यहाँ पे कितने, 20, 10, 30, तो ऐसे लिख देते हैं 10, ये हो जाएगा अपना 20 और ये हो जाएगा अपना 30। कलर कौन सा ले लूं मैम, ब्लू ले लो। तो क्या हुआ, जब 50 रुपए का प्राइस है तो आप कितने पैकेट खा रहे हो, यहाँ पे 15 नहीं लिखा मैम आपने, अरे बाप रे, 15, 10, 20 लिखना है ना। तो ये हो गया 15, 10, यहाँ पे कर दो 15 और यहाँ पे कर दो 20, 30 नहीं है। आई थिंक हमने सही लिखा था मैम, एकदम सही लिखा था, पहले वाला ही रहने दो। चलो, ये क्वांटिटी ऑफ सप्लाई है 10, 20, 30। जब भाव 50 रुपए था तो 20 कर दो भाई, 50 है तो डॉट कहाँ पे लगेगा मैम, 20 पे। तो ये हो गया हमारा सप्लाई कर्व, ये क्या हो गया सप्लाई कर्व। फिर क्या हुआ, दूसरे नंबर पे प्राइस 85 है लेकिन अब क्वांटिटी बढ़ के कितनी हो गई मैम 30। तो सप्लाई कर्व देख रहे हो कहाँ चला गया, ये हो गया बेटा शिफ्टिंग, ये क्या हो गई शिफ्टिंग। सप्लाई कर्व कहाँ चला गया मैम राइट, और सप्लाई में क्या हो गया इंक्रीजिंग। फिर देखो 50 रुपए के भाव पे सप्लाई क्या रह गई 10, तो ये किधर जाएगा मैम इधर। तो ये क्या हो गया मेरा सप्लाई कर्व कहाँ पे चला गया मैम लेफ्ट, और कहाँ पे चला गया लेफ्ट, और सप्लाई कर्व कहाँ शिफ्ट हो गया लेफ्ट, सप्लाई में क्या आ गया डिक्रीजिंग। ऐसा क्यों, क्योंकि अदर फैक्टर चेंज हो रहे हैं। कॉस्ट बढ़ती है तो सप्लाई डिक्रीज होती है, सप्लाई कर्व लेफ्ट आ गया। कॉस्ट घटी, सप्लाई बढ़ी, सप्लाई कर्व कहाँ चला गया मैम राइट में चला गया। तो इसको बोलते हैं बेटा शिफ्टिंग इन द सप्लाई कर्व। यहां पे जो सप्लाई कर्व है ये अपनी पोजीशन से चेंज हो रहा है, अपनी पोजीशन से हिल रहा है। ध्यान दो तो आपको दिखेगा कि ये आपका मेन सप्लाई कर्व था, ये मेन सप्लाई कर्व था। यहाँ पे आपकी कॉस्ट घट गई थी तो सप्लाई बढ़ गई, यहाँ पे आपकी कॉस्ट बढ़ गई थी तो सप्लाई घट गई। क्लियर। तो ये आपको अगर मान लो डिफरेंस आएगा लिखने को तो ऐसे लिख के आ जाना, और अगर मान लो एक ही पे शॉर्ट नोट आएगा तो ये वाला पोर्शन विद एग्जाम्पल विद डायग्राम लिख के आना, और अगर इस पे शॉर्ट नोट आ गया तो ये वाली लाइन, ये वाला एग्जाम्पल और ये वाला डायग्राम लिख के आना है। क्लियर। कोई दिक्कत, कोई दर्द, कोई तकलीफ हो तो बताओ। नहीं मैम, दो चीजें हो रही हैं, एक हो रहा है हमारा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, एक हो रहा है क्वांटिटी सप्लाई। तो जब चेंज हो रहा है वहां पे मूवमेंट होती है, क्या होती है मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है सेम कर्व में एक्सपेंशन ऊपर की ओर होगा, कॉन्ट्रैक्शन नीचे की ओर होगा। और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में इंक्रीजिंग राइट वर्ड होगा और डिक्रीजिंग लेफ्ट और होगा, मतलब सप्लाई कर्व अपनी जगह से शिफ्ट हो जाएगा। तो याद रहेगी, बस कोई बात ही नहीं है, यही दो बातें। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में शिफ्टिंग होती है, और इसमें मूवमेंट के अंदर मैम अपवर्ड और डाउनवर्ड में मूवमेंट होती रहती है। आइए अब यहां पे कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि बताओ केस नंबर 1 में एक्सटेंशन हो रहा है या क्या हो रहा है, बताओ। केस 1 में आप मुझे बताओ मैम प्राइस सेम है, यानी कि ये जो केस है ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला होगा, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन तो हो नहीं सकता। यहां पे भी मैम प्राइस सेम है तो या तो इंक्रीजिंग हो रहा होगा या डिक्रीजिंग। पर अब मुझे ये बताओ इसमें इंक्रीजिंग हो रहा है डिक्रीजिंग। मैम सप्लाई इंक्रीज हो रही है दैट मीन्स इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई डिक्रीज हो रही है दैट मीन्स डिक्रीजिंग का केस है ये वाला केस। प्राइस में चेंज हो रहा है तो क्या होगा, या तो कॉन्ट्रैक्शन होगा या एक्सपेंशन। अब देख लो सप्लाई बढ़ रही है तो ये क्या हुआ एक्सपेंशन, यहाँ पे भी प्राइस में चेंज हो रहा है तो सप्लाई घट गई, ये क्या होगा
कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर? कि आपके आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहे हैं? अगर नहीं मैच कर रहे तो दिक्कत है, बताना, फिर चिल्लू भर पानी यहां से भिजवा देंगे आपके लिए। डूबना मत, क्योंकि मरना नहीं है, पेपर देना है। पेपर देने के बाद कुछ बड़ा करना है, माँ बाप का नाम भी रोशन करना है, अपने छोटे भाई बहनों को भी एक, कहते हैं ना, अपने छोटे भाई बहनों के लिए एक इंस्पिरेशन बनना है, ताकि वो आपको देखे तो उन्हें भी फील हो कि मेरे भैया दीदी कुछ बन गए, अब मैं भी पढ़ लूं। पता लगा आप इतने निहायती ढीठ बन गए कि वो बोल रहे हैं कि अरे जब हमारे भाई नहीं पढ़ रहे तो हम क्या पढ़े। बड़ों से घर में बहुत उम्मीदें होती हैं, अगर आप छोटे हो ना तो आप ये समझ लो कि आपसे उनसे भी ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि अगर बड़े कुछ नहीं कर पाए तो होता है ना छोटा भी कुछ कर दे, और बड़े ने कुछ कर दिया तो छोटे से उम्मीद होती है कि अब उससे 4 गुना ज्यादा ये करे। तो आपके कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी है। जिंदगी कहते हैं 4 दिन की है, लेकिन जब जिंदगी जियो और हाथ में पैसा ना हो तो आपको ये जिंदगी बोझ लगने लगती है। याद रखना मेरी ये बात। जिंदगी जीने का मजा भी तब है जब आपके पास शान शौहरत से सब कुछ हो, अपने माँ बाप का ध्यान रख सको, उनकी ख्वाहिशें पूरी कर सको, अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सको। कल को आपकी शादी हो तो जिसके साथ आपकी फैमिली बन रही हो, आप अपनी पार्टनर की ख्वाहिशें पूरी कर सको, अपने बच्चों को अच्छी एक लाइफ दे सको, दूसरी फैमिली जो आपकी फैमिली का हिस्सा बनी है उसको एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर सको, तब जिंदगी जीने का मजा है। नहीं तो जिंदगी कहते हैं ना 4 दिन की जिंदगी भी 400 साल के बराबर बोझ लगती है, और 100 साल की जिंदगी, 80 साल की जिंदगी, 70 जितनी भी है 4 दिन में बीत जाती है। जब सारी खुशियां हाथ में होती हैं तब लगता है टाइम इतनी जल्दी क्यों भाग रहा है। तो पढ़ो, लाइफ में मौका एक बार मिलता है पढ़ने का, और इसी से आप अपनी रंगत चेंज कर सकते हो, संगत चेंज कर सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आंसर है उसका, बट हमने सारे आंसर कर लिए। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको आंसर देना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक। ये स्टेटमेंट क्या है मैम? ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। ये कह रहे हैं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, सॉरी, ये कह रहे हैं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक। सप्लाई और स्टॉक में डिफरेंस होता है, ये तो मैम करेक्ट है, एकदम सही बात है। सप्लाई डज नॉट डिपेंड ऑन गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसी। ये देखो क्या लिख रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसी क्या है? फैक्टर, और इस पे सप्लाई डिपेंड करती है। मैम ये रॉन्ग स्टेटमेंट लिखी है। स्टॉक रेफर्स टू द क्वांटिटी विच कम्स टू मार्केट फॉर सेल। ओ माय गॉड, ये क्या बोले? ध्यान दो कि स्टॉक रेफर्स टू द क्वांटिटी विच कम्स टू मार्केट। स्टॉक वो है जो मार्केट में बिचने के लिए आया है, ना जी ना मैम, ये तो सप्लाई होता है, यानी कि ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। स्टॉक एंड सप्लाई इक्वल होते हैं? कभी भी नहीं होते मैम, ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ए इज द करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई कर्व ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म क्या कहलाएगा? इंडिविजुअल फर्म का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाएगा? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे होमवर्क में दोगे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, और कमेंट बॉक्स में जरूर देना ताकि अदर बच्चे भी अपना आंसर मैच कर ले। हम नहीं देंगे, इतना सिंपल का आंसर भी हमसे लोगे क्या? चलो, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सप्लाई, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसा रिलेशन होता है? आराम से लिखा हुआ है, सिंपल वर्ड में ढूंढ सकते हो, होमवर्क में करके कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए। चलिए जी, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई अकर ड्यू टू व्हाट? एक्सटेंशन हो रहा है, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या चेंज होता है मैम? प्राइस चेंज होता है, अदर फैक्टर में कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे ढूंढ लो, गोल ऑफ द फर्म अदर फैक्टर हो गया, ऑन प्राइस दिस वन इज सही, नंबर ऑफ फर्म अदर फैक्टर हो गया, चेंज ऑफ ये अदर फैक्टर हो गया। तो करेक्ट वन इज व्हाट मैम? बी होगा। इसका आंसर भी आप ही को देना था, हमने गलत किया। चलो, कहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई फेल होता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे, अभी अभी कराया है, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, जरूर देना ताकि अदर बच्चे भी मैच करें। चलिए जी, तो हमने अभी तक में ये सारे अपने टॉपिक खत्म कर लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले पड़ाव की ओर, जिसमें हम बात करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। चलिए स्टार्ट करें क्या? यस मैम। तो इलास्टिसिटी की अपन बात कर रहे हैं। अच्छा, इलास्टिसिटी को समझने के लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरी बात ध्यान से सुन लोगे, पूरा टॉपिक क्लियर है। इलास्टिसिटी, आपके पास अगर कोई रबड़ पड़ी है तो आप उसको अभी हाथ में उठाओ, कोई गैटिस, कोई रबर अपनी मम्मा से ले लो, अपनी बहन से ले लो, किसी पे भी मिल जाएगी। कुछ नहीं तो आपके पास कोई भी इलास्टिक हो या कोई भी रबर हो, आप उसको पकड़ के भी इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। जब आपके हाथ में कोई इलास्टिक होती है, आप उसको स्ट्रेच करो, देखना वो खिंचेगी,
और अगर आप उसको छोड़ दोगे तो वो वापस से अपनी जगह पे आ जाएगी। वापस से उसको स्ट्रेच करो फिर वो खिंचेगी, ज्यादा स्ट्रेच करोगे ज्यादा खिंचेगी, कम स्ट्रेच करोगे कम खिंचेगी। इलास्टिसिटी का सिंपल सा मतलब होता है खिंचाव, फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हमारी सप्लाई में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, चेंज होने के ज्यादा चांसेस हैं, तो हम कहेंगे कि हमारी इलास्टिसिटी ज्यादा है। कम चेंजेस हैं, कम चेंज होने की गुंजाइश है, तो हम कहेंगे इलास्टिसिटी कम है। अगर सप्लाई चेंज बहुत ज्यादा हो रही है तो इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है। सप्लाई में चेंज बहुत कम हो रहा है तो इलास्टिसिटी बहुत कम है। सप्लाई में चेंज हो ही नहीं रहा तो इलास्टिसिटी है ही नहीं है। सप्लाई में भर भर के चेंज होता जा रहा है तो हम कहेंगे बहुत इलास्टिसिटी है, मतलब इनफाइनाइट है। तो इलास्टिसिटी को अब हमें कैलकुलेट करना होता है। इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए आपके सिलेबस में एक मेथड है जिसका नाम है परसेंटेज चेंज मेथड। बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी मेथड इसको बोला जाता है, प्राइस इलास्टिसिटी मेथड। अब प्राइस इलास्टिसिटी मेथड के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही मेथड सीखना है, परसेंटेज चेंज मेथड। परसेंटेज चेंज मेथड, इसको प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोला जाता है। बस इतना सा ही आपके सिलेबस में है। जैसे आप जिस बच्चे ने डिमांड पढ़ रखा होगा, सिर्फ उसके लिए मैं एक लाइन एडिशनल यहां बोलूंगी कि जैसे आप डिमांड पढ़ते हो तो डिमांड में भी यही मेथड है, लेकिन इसके अंदर दो मेथड आ जाते हैं, एक परसेंटेज चेंज मेथड, एक एक्सपेंडिचर मेथड। लेकिन जब आप सप्लाई चैप्टर पढ़ते हो तो एक्सपेंडिचर मेथड यहां पे एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ कौन सा मेथड एग्जिस्ट करता है, परसेंटेज चेंज मेथड। और इसी मेथड को अब हमें समझना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इलास्टिसिटी किसे कहते हैं? इलास्टिसिटी का मतलब अभी अभी मैंने आपको बताया, इलास्टिसिटी का मतलब होता है मैम चेंज। चेंज किस में हो रहा है? चेंज हो रहा है मैम सप्लाई में। सप्लाई में चेंज क्यों हो रहा है? सप्लाई में चेंज हो रहा है मैम ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ड्यू टू चेंज इन प्राइस, क्योंकि हम प्राइस इलास्टिसिटी मेथड पढ़ रहे हैं, मतलब कि प्राइस में चेंज होने की वजह से सप्लाई में चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी मेथड। अच्छा, यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पे भी यही लिखा है कि यहां पे जब हम प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, आइदर यू कैन से परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। मतलब सप्लाई में जो चेंज हो रहा है ड्यू टू इन रिस्पॉन्स, मतलब ड्यू टू चेंज इन परसेंटेज चेंज इन इट्स ऑन प्राइस, मतलब कि प्राइस में चेंज होने की वजह से सप्लाई में चेंज हो रहा है। कितना चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, वो कितना चेंज निकालने के लिए अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे मैम? इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज चेंज फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। मैम एक बात हमें बताओ, मैंने कहा पूछो, तो मैम हमें एक बात बताओ, आपने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ाया था। मैंने कहा एकदम सही बात बोले बच्चा आप, लॉ ऑफ सप्लाई अपन पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। अब मैम आप हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ा रहे हो। मैंने कहा सही बात, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं। मैम इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि जब आप मैम लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ाते थे तो आप कहते थे प्राइस के ज्यादा होने पे सप्लाई ज्यादा होती है, प्राइस के कम होने पे सप्लाई कम होती है। तो मैम यहां पे भी तो आप सप्लाई को चेंज करता हुआ दिखा रहे थे ड्यू टू चेंज इन प्राइस। और जब आप इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ा रहे हो तो भी मैम आप कह रहे हो कि प्राइस में चेंज होगा, प्राइस में चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन सप्लाई। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैम, आप ये बताओ। देखो, लॉ ऑफ सप्लाई हमें डायरेक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है? डायरेक्शन, कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी मतलब ऊपर की ओर जाएगी, एक डायरेक्शन बता रहा है। प्राइस घटेगा सप्लाई भी घटेगी, एक डायरेक्शन मिल गई हमें कि सप्लाई नीचे की ओर जाएगी। लेकिन अगर मैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात करूं तो हम यहां पे एग्जैक्ट फिगर निकालेंगे, एग्जैक्ट कोएफिशिएंट निकालेंगे कि कितना चेंज आया। एक एग्जैक्ट फिगर निकाली जाएगी और आपको बताया जाएगा कि प्राइस के बढ़ने पे सप्लाई तो बढ़ी, लेकिन कितनी बढ़ी।
5%, 10%, 20%, कितनी बड़ी, वो कितना जो वर्ड है वो इलास्टिसिटी में पता लगता है, और डायरेक्शन जो है वो आपको लॉ ऑफ सप्लाई में पता लगती है। तो एक माइनर सा डिफरेंस है जिसमें बच्चा हमारा कंफ्यूज होता रहता है, वो हमने यहाँ पे ले लिया है भली भांति प्रकार से। आई होप आपको ये बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा। आइए अब यहाँ पे बर्बर की मीनिंग लिखा है, मैं कभी बच्चे से नहीं बोलती है रटना है, ये अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि प्राइस इलास्टिसिटी किसे कहते हैं। यही डेफिनेशन जो अभी अभी हमने पढ़ी थी वही डेफिनेशन है कि मैम क्वांटिटी सप्लाई में चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन इट्स ऑन प्राइस। लॉ ऑफ सप्लाई हमें क्या बताता है, लॉ ऑफ सप्लाई हमें डायरेक्शन बताता है। इलास्टिसिटी हमें क्या बताती है, इलास्टिसिटी मैम हमें एग्जैक्ट बताती है कि आखिरकार एग्जैक्ट कितना चेंज हुआ, एग्जैक्ट बताएगी कि आखिरकार एग्जैक्ट कितना चेंज हुआ। चलो अब यहां पे आओ, मैंने आपसे बोला कि प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर एक फॉर्मूला होता है, एक मेथड होता है, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज चेंज मेथड। उस मेथड का ये फॉर्मूला देखो, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। रट लो, याद कर लो, और जिस बच्चे को मेरी भावना समझ आ गई होगी डेफिनेशन की, उसको याद नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कोई न्यायती ढीठ बच्चा है, नहीं मैम समझना ही नहीं है, नहीं मैम हम तो रट्टा मारेंगे, हमें रट्टा मारने की ट्रिक दो, तो देखो बेटा सप्लाई में चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइस, तो सप्लाई डिवाइडेड बाय प्राइस कर देना। तो एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या मैम हम यहाँ पे सप्लाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक फॉर्मूला मैं आपको दे रही हूँ, ये जरूर याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो ये बार बार पूछा जाता है, एक ये डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। यहाँ पे क्यू का मतलब क्या है, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। अच्छा, यहाँ पे हम माइनस का साइन नहीं लगाते हैं, डिमांड चैप्टर जब आप पढ़ते थे तो आगे माइनस का साइन लगा होता था, यहाँ पे नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई कहता है सप्लाई और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशन होता है, तो यहाँ पे साइन लगेगा तो कौन सा लगेगा, प्लस का साइन लगेगा, लेकिन प्लस का साइन कभी भी लगा के दिखाया नहीं जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे कोई भी साइन नहीं लगाते हैं। चलो अब बात ये आती है कि मैम हम डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे। डेल्टा क्यू का मतलब क्या है, चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस कैसे निकलता है, Q1 माइनस Q0। डेल्टा Q कैसे निकलेगा, Q1 माइनस Q0। मैम Q1 क्या होता है और Q0 क्या होता है, Q0 होता है ओल्ड प्राइस, सॉरी ओल्ड क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, या फिर इसको इनिशियल क्वांटिटी ऑफ सप्लाई भी बोला जाता है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। Q1 क्या होता है, न्यू क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, न्यू क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। अच्छा, अब ऐसे ही मैम हमें डेल्टा पी निकालना है, तो हम डेल्टा पी कैसे निकालें, डेल्टा पी का फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा, P1 माइनस P0। P1 क्या होगा मैम, न्यू प्राइस हो जाएगा, और P0 क्या होगा, ओल्ड प्राइस या फिर एग्जिस्टिंग प्राइस, या फिर इसको और क्या कह सकते हैं, इनिशियल प्राइस। चलिए यहाँ पे P का मतलब क्या है, P का मतलब यहाँ पे होता है P0, मतलब कि ओल्ड प्राइस, इनिशियल प्राइस, बात एक ही है। यहाँ पे QS का मतलब क्या होता है, QS का मतलब होता है Q0, मतलब कि ओल्ड क्वांटिटी ऑफ सप्लाई या फिर इनिशियल क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। चलिए डन, पूरा फॉर्मूला समझ आया। तो जब भी आपसे क्वेश्चन दिया जाता है तो क्वेश्चन में या तो ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होगा या ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अगर ये वाला फॉर्मूला यूज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बहुत रेयर दिया जाता है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है। इस फॉर्मूले के आगे क्या लिखा होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, फॉर्मूला दे देंगे। कभी कभी क्या होगा, ध्यान से सुनो, आपको ये सारी की सारी फिगर दे दी जाएंगी, Q1 भी दिया जाएगा, Q0 भी दे दिया जाएगा, P1 भी दिया जाएगा, P0 भी, और फिर सारी की सारी फिगर को आप यहां पे रख के आप ES निकाल दोगे। लेकिन पेपर में जो क्वेश्चन आता है ज्यादातर चांसेस होते हैं कि आपको ES दे दिया जाता है और इन चारों में से कोई एक चीज गायब कर दी जाती है और आपसे बोला जाता है चलो जी चलो अब लग जाओ काम पे और इनमें से एक चीज निकालो। वो क्वेश्चन में बताया जाएगा कि क्या निकालना है। अगर ये दिया जाएगा इलास्टिसिटी तो यहां से एक फिगर मिस होगी। आज हम ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे तो सभी वेराइटीज के क्वेश्चंस उसमें हम कवर करेंगे। आइए, तो फाइनली ये वही फॉर्मूला है जो मैंने आपको पूरा का पूरा भी एक्सप्लेन किया। ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुकी हूं। क्वेश्चन देखो, एग्जांपल,
अ प्रोड्यूसर ऑफर टू सेल 400 यूनिट्स ऑफ अ कॉमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस इज 10। प्रोड्यूसर ने कहा कि जब भाव 10 रुपए होगा तो मैं 400 यूनिट बेच दूंगा। एंड आर ऑफर इफ द प्राइस रिड्यूसेस टू 5 रुपीज, और अगर भाव घट के 5 रुपए हो जाएगा तब मैं 200 यूनिट्स बेच दूंगा। यही कहा है। दुकानदार बोल रहा है कि भाई मैं 400 यूनिट बेचूंगा 10 रुपए में, और अगर ये भाव गिर गया 5 रुपए तक, कितना हो गया गिर के 5 रुपए तक आ गया, तो मैं कितनी यूनिट्स बेचूंगा 200। अब इसमें पहले वो क्या कर रहा था मैम, पहले वो 10 रुपए में 400 बेचता था। ये पुराना प्राइस हो गया P0, ये नया प्राइस हो गया P1, ये ओल्ड क्वांटिटी ऑफ सप्लाई हो गई, ये न्यू क्वांटिटी ऑफ सप्लाई हो गई। सबसे पहले क्वेश्चन में से 4 फिगर आप निकाल लो। ये निकालना आपके लिए बेहद मैंडेटरी है, ये नहीं निकालोगे चकरा जाओगे। ये निकल गया। अब यहाँ पे इजीली हम क्या निकाल सकते हैं मैम, अब डेल्टा P और डेल्टा Q निकाल दो। चलो जी, डेल्टा P क्या होता है, P1 माइनस P0। मेरे से पहले आपके हाथ चलने चाहिए और आप बताओगे कितना आएगा, 5 माइनस 10, ये कितना आ जाएगा माइनस का 5। यहाँ पे निकाल दो डेल्टा Q, ये क्या होता है Q1 माइनस Q0, कैसे आएगा 200 माइनस 400, तो ये आ जाएगा माइनस का 200। बड़े आगे, अब फॉर्मूला लगा दो, ES इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q। फिगर पुट करो इसमें जल्दी से सारी। मैम डेल्टा Q तो आपने निकाला था माइनस का 200, डेल्टा P माइनस का 5, P0 10, Q0 400। सॉल्व कर दो, बताओ मुझे कितना आएगा। आई थिंक ये आ जाएगा मैम इसको इससे काट दो, ये हो गया हमारा 2, इससे ये कट गया, 5 2 जा 10, 10 बाई 10 कितना आ जाएगा 1, कितना आ गया 1। इसको बोलते हैं यूनिट इलास्टिक। इसको क्या बोलेंगे, यूनिट इलास्टिक। इसको क्या बोलते हैं, 1 मतलब अभी बताऊंगी इसको यूनिट क्यों बोलते हैं, अभी लिख लो इसको क्या बोलेंगे, यूनिट इलास्टिक। चलिए करेक्ट, सबको समझ आया। जिस बच्चे ने अपने हाथ ना चलाने की कसम खा रखी है उसके लिए हमने यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम इस कर्व की शेप पे आएंगे। ये बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए मेरे दोस्त। हाँ मैम आप एकदम सही बोल रहे हो मैम। चलो क्वेश्चन आ जाओ, ये ना एस्टिमेट ES, आपको वापस से क्या निकालना है, ES। ES का मतलब क्या होता है, ES का मतलब होता है मैम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। एस्टिमेट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यूजिंग कौन सा मेथड दिया गया है, परसेंटेज मेथड। हमने सिर्फ एक ही मेथड सीखा है, हमारे सिलेबस में यही है। When price of a commodity falls by 30%, इन्होंने कहा कि जो प्राइस में चेंज हो रहा है वो सीधे सीधे दे दिया, कितना हो रहा है 30%, यानी कि चेंज इन प्राइस कितना है 30% है। द क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज बाय 35%, द चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कितना है 35%। फाइंड आउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आपको क्या निकालना है, ES आपको कैलकुलेट करना है। कैसे निकालोगे, ES इज इक्वल टू एक फॉर्मूला हमने सीखा था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। चलो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, सीधे सीधे लिख दो 35% डिवाइडेड बाय 30%, सॉल्व करके बता दो 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा और यही होगा आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ू। यस मैम, इसका आंसर 1.16, पूरी फिगर में यहाँ लिख देती हूँ 1.16। तो यहाँ पे उन बच्चों के लिए सॉल्यूशन है जिनको नोट करने का कतई मन नहीं है, अपने हाथ से क्वेश्चन सॉल्व करने का कतई मन नहीं है। अब वो कैसे पास होंगे भगवान जाने, पर हमारे हाथ उनके सर पे भी हैं पर हम नहीं मानते अब ऐसा कोई ढीठ बच्चा होगा, सब पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट एस्टिमेट ES, ES का मतलब अब आपको समझ आ जाना चाहिए, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी आर गिवन। अच्छा क्या बोला है एग्जांपल नंबर 2 में, इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस फ्रॉम ₹4 to ₹5, मतलब जो भाव था वो 4 रुपए से बढ़ के कितना हो जाता है 5 हो जाता है पर यूनिट। इट्स सप्लाई राइजेस फ्रॉम 200 से 250,
तो सप्लाई कितनी हो गई, 200 से बढ़ के 250 हो गई। फाइंड आउट इट्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आपसे क्या बोला है, ईएस निकाल के बताओ कितना आएगा, ईएस कैलकुलेट करना है। अब ये क्वेश्चन हमें होमवर्क में देना है आपको, क्योंकि सेम क्वेश्चन है जो अभी अभी हमने आपको कराया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन 1 की तरह है। ये क्या हो गया P0, ये क्या हो गया P1, ये क्या हो गया Q0, ये क्या हो गया Q1। अब यहां से आप डेल्टा P निकालोगे, फिर आप डेल्टा Q निकालोगे, ये दोनों आप निकाल लोगे। ये आ जाएगा आपका 5 - 4, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा आपका 50। अब आपको ये भी पता है यहाँ पे कि आपका P0 कितना है, P कितना हो गया 4 और Q कितना हो गया 250। अब आपको ES निकालने के लिए फॉर्मूला चाहिए डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q। इस फॉर्मूले में आप अपनी सारी की सारी वैल्यूज रख दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन आप बेहद मनी मन खुश हो रहे हो, क्योंकि बातों ही बातों में आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने कर दिया। चलिए, तो अब इसको सॉल्व कर लेना, और इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही होगी आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कितना आ जाएगा हम लिख देते हैं, ये आ जाएगा आपका 1, लिख लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कितना आ जाएगा मैम, ये आ जाएगा 1। कुछ हमने गलत लिख दिया, देखो, हाँ यहाँ पे 250 क्यों लिख दिया हमने, ये तो 200 है ना, यहाँ पे कितना आएगा 200, तो ये कितना आ जाएगा आंसर 1। चलिए नेक्स्ट, एस्टिमेटिंग क्वांटिटी सप्लाई व्हेन ES इज गिवन। वापस एक क्वेश्चन आपके सामने है और आपको क्या निकालना है, ES इज गिवन है। अब क्वेश्चन अलग हो गया, क्वेश्चन में आपको क्वांटिटी सप्लाई निकालना है लेकिन ES आपको गिवन है, उल्टा हो गया। द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ अ कॉमोडिटी इज गिवन एज 2। इन्होंने सीधे सीधे आपको बोला कि ES कितना है 2। इफ द सेलर सप्लाईज 20 यूनिट्स ऑफ द कॉमोडिटी एट अ प्राइस ऑफ ₹15। सेलर बहुत दिमागदार निकल गया। सेलर कह रहा है कि जब भाव 15 होता है तो उस टाइम पे मैं 20 यूनिट बेचना चाहूंगा। इफ द सेलर सप्लाई 20 यूनिट ऑफ द कॉमोडिटी एट अ प्राइस 15, कैलकुलेट क्वांटिटी सप्लाई व्हेन द प्राइस इज राइजन बाय 3। ये कह रहे हैं कि जो प्राइस है ये 3 रुपए से बढ़ गया। ये कितने रुपए से बढ़ गया, 3 रुपए से। तो नया प्राइस कितना आ गया मैम, 18 आ गया। और फिर बोला हुआ है कि जब नया प्राइस 18 हो तो उस टाइम पे क्वांटिटी ऑफ सप्लाई आप कैलकुलेट करो। मतलब ये हमें नहीं गिवन है, तो मैं कह सकती हूँ दिस वन इज P0, दिस वन इज P1, दिस वन इज Q0 एंड दिस वन इज Q1। मुझे क्या बोला गया है कि Q1 निकालो, और मुझे क्या गिवन है मैम, ES 2 गिवन है, ES इज इक्वल टू 2 गिवन है। चलो यहाँ पे जल्दी से निकालो डेल्टा P डेल्टा Q। डेल्टा P तो मैम बहुत इजी है निकालना, P1 माइनस P0, तो 18 माइनस 15, ये कितना आ गया 3। अच्छा, यहाँ पे एक मैं आपको एडवाइस देना चाहती हूँ कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो बच्चे दो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। या एक तो ये कि वो Q1 को X मान ले और Q0 20 हो गया। तो इस केस में अगर बच्चा डेल्टा Q निकालेगा तो कैसे निकलेगा, Q1 माइनस Q0, तो X माइनस 20। इससे क्या होगा, जब आप इस वाले प्रोसीजर से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, और जो नॉन मैथमेटिकल बच्चा होगा उसको यहाँ पे दिक्कत आएगी, आ सकती है। तो मैं हर बच्चे को यही बोलती हूँ, आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हो चाहे नहीं हो, अगर आपको कोई एक फिगर या यहाँ पे या यहाँ पे मिसिंग है तो आप कभी भी डिफरेंस मत निकालो, आप वहां पे सीधे सीधे डेल्टा Q पुट कर दो। अच्छा ठीक है मैम, ये ऑल्टरनेटिव अप्रोच है, लेकिन इसको कभी कभी यूज करना, इसको मत यूज करना, ठीक है जी। अगर हम यहाँ पे X मानेंगे तो आप मेरे हिसाब से करो। अब ES हमें गिवन है, ES का फॉर्मूला लिख दो, डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q। ES कितना गिवन है बताओ, ES मैम गिवन था 2। डेल्टा Q बताओ, डेल्टा Q कितना है मैम यहां पे अगर हम बात करें तो डेल्टा Q को आपने कहा था कि एज इट इज लिख दो डेल्टा Q। मैंने कहा ठीक है, डेल्टा P हमें गिवन है कितना है 3 इंटू P मतलब P0 जो कि है 15, और Q मतलब Q0 जो कि कितना है 20। अब यहां पे सॉल्व करके मुझे बताओ कि आपका डेल्टा Q कितना आएगा। सॉल्व कर दो इसको, 3 से इसको काट दो,
5, 5 से कट जाएगा 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय 4। अब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मैम, ये आ गया 8। अब देखो ध्यान से, आप सब जानते हो बिकॉज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, Q1 माइनस Q0, यही होता है। अब डेल्टा क्यू आपको पता है 8, Q1 कहाँ है हमारा मैम, Q1 हमें निकालना है, नहीं पता। Q0 क्या है हमारा, Q0 है मैम 20, ये माइनस का इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 28। Q1 क्या आ गया मेरा 28। दिस इज द आंसर। अगर आप इस वाली अप्रोच को लगाते तो आप डेल्टा क्यू की जगह क्या लिखते, x माइनस 20, मतलब x माइनस 20, फिर लिखते 3 इंटू 15 20 और इधर आता 2, फिर ये एक इक्वेशन बन जाती और इस इक्वेशन में से आपको x की वैल्यू निकालते, वही आपका आंसर होता। आप ये ऑल्टरनेटिव वे भी फॉलो कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। चलिए, आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। हमारा आंसर आ चुका है, ये हम बताते हैं बाद में कि किस आलसी बच्चे के लिए, ये किसके लिए सॉल्यूशन होता है, आलसी के लिए। तो इनको नहीं देखना है, कोशिश करो हमारे सॉल्यूशन के साथ साथ आप भी सॉल्व करो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एस्टिमेटिंग प्राइस व्हेन ES इज गिवन। एग्जाम्पल 4, वापस से आपको क्या गिवन है, ES गिवन है और इस बार क्वांटिटी सप्लाई नहीं निकालना है, इस बार क्या निकालना है, प्राइस निकालना है। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फॉर अ कॉमोडिटी इज 2, ES कितना है 2, इट्स क्वांटिटी फॉल्स फ्रॉम 750 यूनिट टू 500 ड्यू टू अ फॉल इन प्राइस बाय ₹2, एस्टिमेट द ओरिजिनल प्राइस एंड न्यू प्राइस। आपसे बोला गया है कि एस्टिमेट द ओरिजिनल प्राइस एंड न्यू प्राइस, दोनों ही प्राइस निकालने को बोल दिए जी, वाह भाई वाह। आओ ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। एक और वैरायटी का क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, अभी तक जितने क्वेश्चन कराए उन सब में एक और नई टाइप का क्वेश्चन है। आपको ES गिवन है 2, इट्स क्वांटिटी फॉल्स फ्रॉम 750 यूनिट टू 500। जो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई थी वो पहले 750 हुआ करती थी, वो फॉल होके कितना हो गई है 500, यानी कि ये Q0 है मैम, ये Q1 है। ड्यू टू अ फॉल इन प्राइस बाय 2, इन्होंने आपको ये बोला है कि जो प्राइस में चेंज आया है वो कितना आया है 2 के बराबर। क्या इन्होंने आपको P0 दिया है, नहीं दिया। क्या इन्होंने आपको P1 दिया है, नहीं दिया। लेकिन इन्होंने क्या बोला, P0 से जब हम P1 पे जा रहे थे तो जो चेंज आया है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर। किसके बराबर है, 2 के बराबर। यहां पे एक बात और ध्यान देना, कहने का मतलब ऐसा होगा कि पहले जो प्राइस होगा, मान लो वो 10 रुपए है, अब प्राइस 2 से गिर गया तो कितना हो गया 8, या मान लो पहले प्राइस 12 था, वो 2 से गिर गया तो कितना हो गया 10, कुछ इस तरह से। अच्छा, यहां पे जब भी प्राइस फॉल होगा तो डेल्टा P हमेशा कितना आएगा, माइनस में आएगा, याद रखना। अगर ये इंक्रीज है तो प्लस आएगा, अगर ये फॉल हो रहा है तो ये माइनस में आएगा। मैम ये माइनस में क्यों आएगा ये बताओ। रटने वाले बच्चे तो रट चुके हैं, गिर रहा है कम हो रहा है मतलब माइनस लगा देंगे, बढ़ रहा है मैम प्लस लगा देंगे, आंख बंद करके आप पे विश्वास कर लेंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके दिमाग में तोता पल गया होगा कि मैम ये माइनस क्यों आया। तो ध्यान दो, पहले प्राइस फॉर एन एग्जाम्पल मान लो मेरा 20 रुपए था, ठीक है जी, मैंने कहा कि कितने से घटा, 2 से घटा, तो अब कितना हो गया 18। अब मान लो ये आपका P0 है, ये आपका P1 है, मुझे डेल्टा P बताओ कितना आएगा। मैम P1 माइनस P0, तो करेंगे यहाँ पे 18 माइनस 20, तो क्या आया माइनस का 2 आया ना। तो जब भी प्राइस घटता है डेल्टा P हमेशा माइनस में आता है। आपको क्वेश्चन में नहीं दिया, सीधे सीधे आपको क्या दे दिया, डेल्टा P। अब आपको इस वर्ड को पकड़ना है और यहाँ पे सिंबल फिट करना है। अगर यहाँ फॉल लिखा है तो ये माइनस का होगा, अगर यहाँ इंक्रीज लिखा हुआ है तो ये प्लस का सिंबल होगा। यही इस क्वेश्चन में सारा मसाला है, समझ लो, ये पेपर में आना है। अब आपको क्या पता लग गया कि मैम डेल्टा P हमें सीधे सीधे दे दिया इज इक्वल टू माइनस का 2। ये फिगर आपके पास है, ये फिगर आपके पास है, और ES आपको दे दिया 2। आपसे बोला है कि P1 एंड P0 कैलकुलेट करो, ये दोनों चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। अब एक बात और सुनो, जैसे यहाँ पे फॉल
इन प्राइस, मतलब डेल्टा पी आपको गिवन है ना, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन में आपको डेल्टा क्यू भी गिवन हो सकता है, तो घबराना मत। अगर डेल्टा क्यू फॉल के साथ हो रहा है, मतलब फॉल लिखा हुआ है वहां पे, तो डेल्टा क्यू में भी माइनस आएगा, और वहां पे लिखा हुआ है कि इंक्रीज हो रहा है क्वांटिटी में, तो डेल्टा क्यू प्लस में आ जाएगा। तो ये बात गांठ बांध लो, दिस इज द कीवर्ड, 100% पूछा जाएगा पेपर में। आइए आगे बढ़े, निकाल दो। अब तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, ये माइनस का याद रखना, डेल्टा पी। अब ई एस इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा क्यू डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। ई एस कितना है मैम, 2 हो गया। डेल्टा क्यू यहां से कैलकुलेट कर लो, डेल्टा क्यू कितना आएगा, 500 माइनस 750, कितना आ जाएगा, माइनस का 250। तो माइनस का 250, ये क्या आ गया, माइनस का 2 इंटू पी, मतलब P0 हमें नहीं पता है, और Q0 बताओ, क्या हमें Q0 पता है, बताओ। नो मैम, हमें तो Q0 नहीं, Q0 तो हमें पता है, सॉरी Q0 हमें पता है। Q0 लिख दो यहाँ पे, Q0 कितना है, 750। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, माइनस से माइनस कट गया, बिल्कुल कट गया मैम। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से आपको P0 की वैल्यू मिल जाएगी। बताओ मुझे P0 कितना आ रहा है आप सबका कैलकुलेट करके। मैम ये आ जाएगा हमारा 12, कितना आ जाएगा, 12। सॉरी मैंने पूरी डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दी, आपको एक बार मैं करके दिखा देती हूँ। 250 से हमारा 750 काट दो, तो 250 3 जा 750, 3 2 जा 6, और ये 6 इधर चला जाएगा, तो P0 कितना आ जाएगा, 12। चलो अब वापस से आप सब जानते हो कि डेल्टा P इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा P इज इक्वल टू होता है मैम P1 माइनस P0। अब डेल्टा P ऑलरेडी हमें गिवन है, डेल्टा P कितना गिवन है मैम, माइनस का 2 गिवन है। P1 क्या है, P1 है मैम अभी नहीं निकाला। P0 क्या है, P0 हो गया मैम 12, ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा मैम, प्लस हो जाएगा, यानी कि -2 प्लस 12 इज इक्वल टू P1। 12 में से 2 गया, क्या आ जाएगा, P1 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे P0 कितना आ गया, 12। एक तो ये आंसर हो गया हमारा, एक P1 कितना आ गया, 10। एक आंसर हमारा ये हो गया, दिस इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ू आगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ बच्चों के लिए हम यहाँ पे आंसर भी देते हैं। सो दिस इज द रेडीमेड सॉल्यूशन फॉर यू। चलो अब हम जाते हैं थोड़ा सा आगे। इसको पढ़ने से पहले मैं एक टॉपिक आपको और पढ़ा दूं, जो कि अभी हमारा छूटा हुआ है, बस एक बार देख लें कोई और क्वेश्चन तो नहीं है ना। चलिए, एक टॉपिक हमने बीच में छोड़ा था, उस पे आ जाते हैं, चर्चा करनी है हमें। शेप ऑफ सप्लाई कर्व, चलो इसके बारे में अब पढ़ते हैं। अब ध्यान देना, मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो सप्लाई कर्व होता है उसकी इलास्टिसिटी को हमने कुछ भागों में बांटा। जैसे कभी कभी हम कहते हैं कि E इज इक्वल टू 0 होगा, कभी हम बोलेंगे कि E इज इक्वल टू 1 हो रहा है, कभी हमारा E ग्रेटर देन 1 आता है, कभी हमारा यहाँ मैं लिखूंगी E इज इक्वल टू इन्फिनिटी आता है, फिर मैं लिख रही हूँ E ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, E लेस देन 1 भी हो सकता है। तो ये हमारे कुछ केसेस हैं जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं कि बताइए E इज इक्वल टू 0 में ग्राफ कैसा बनता है, E इज इक्वल टू 0 को क्या कहा जाता है, E इज इक्वल टू 1 में ग्राफ कैसा बनेगा, इसको क्या कहा जाएगा। सिमिलरली इन सब केसेस में भी आपसे ग्राफ को बनवाया जा सकता है। तो E इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। मतलब ये बेटा कि प्राइस में चेंज हो रहा है, प्राइस में चेंज हो रहा है, लेकिन जो सप्लाई है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। मैंने यही आपको बताया था कि जब सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो रहा हो तो वहां पे इलास्टिसिटी क्या होती है, 0। E इज इक्वल टू 1 क्या होता है, E इज इक्वल टू 1 को इलास्टिक बोला जाता है, और मेनली इसको यूनिटरी बोला जाता है, यूनिट इलास्टिक। यहाँ पे क्या होता है, जितना चेंज हमारे प्राइस में हुआ है सेम उतना ही चेंज हमारी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में हुआ है। दोनों में जो चेंज है वो एक बराबर है। जब दोनों में सेम रूप से चेंज हुआ, मतलब प्राइस मेरा 10% बढ़ा तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई भी मेरी 10% बढ़ी। दोनों में जब सेम बराबर होता है तो उसको बोलते हैं E इज इक्वल टू 1 या फिर यूनिट इलास्टिक। बात समझ आई। और यहाँ पे क्या हुआ है,
प्राइस तो भर भर के चेंज हो गया, लेकिन जो मेरी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई है उसमें नो चेंज। जब उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है तो इसको बोला जाता है जीरो इलास्टिक। आइए, इज इक्वल टू इंफिनिटी मतलब कि परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक इसको बोला जाता है परफेक्ट इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक भी आप बोल सकते हो। यहां पे क्या होता है, प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, स्टिल सप्लाई में मैम खूब सारा चेंज हो रहा है, भर भर के चेंज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। मतलब प्राइस में नो चेंज, सप्लाई में भर भर के चेंज। नेक्स्ट, ई लेस देन 1 मतलब कि प्राइस में कम चेंज हुआ और जो हमारी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई है उसमें सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, प्राइस में ज्यादा चेंज हुआ, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में कम चेंज। जब कम चेंज है तो क्या आएगा, लेस इलास्टिक। और यही अगर मैं बोलूं कि प्राइस में जो चेंज हुआ है वो कम हुआ है और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में ज्यादा चेंज हुआ है, तो इसको क्या बोलूंगी, मोर इलास्टिक। इसको क्या बोलूंगी, ई ग्रेटर देन 1 या फिर मोर इलास्टिक। इसको ई ग्रेटर देन 1 भी बोलते हैं, मोर इलास्टिक भी। इसको क्या बोलूंगी, लेस इलास्टिक या फिर ई लेस देन 1। क्लियर। अब आप मुझे बताओ, जब मेरा प्राइस में चेंज और मेरी इलास्टिसिटी में चेंज इक्वल हो तो इसे क्या बोलेंगे, ई इज इक्वल टू 1। मैं बोलूं कि इलास्टिसिटी में चेंज ही नहीं हुआ, प्राइस भर भर के चेंज हो रहा है, ये चेंज ही नहीं हुआ, नो चेंज देन नो इलास्टिसिटी मतलब जीरो इलास्टिसिटी। फिर मैं बोलूं कि मेरे प्राइस में कोई चेंज नहीं है और मेरी इलास्टिसिटी अथाह चेंज हो गई है मतलब इन्फिनिटी। अब मैं बोलूं कि प्राइस में चेंज हुआ है लेकिन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में ज्यादा चेंज हुआ है, दैट मीन्स मैम ज्यादा इलास्टिसिटी, ई ग्रेटर देन 1। अब मैं बोलूं कि प्राइस में जो चेंज हुआ है वो बहुत ज्यादा हुआ है और उसकी तुलना में सप्लाई में चेंज कम हुआ है, देन कम चेंज है तो कम इलास्टिसिटी मतलब ई लेस देन 1। आइए इन सबके ग्राफ देख लो अब आप। परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब कि E इज इक्वल टू 0। E इज इक्वल टू 0 का क्या ग्राफ है, मैंने अभी अभी क्या बताया था कि यहाँ पे प्राइस में तो चेंज होगा और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में मैम कोई चेंज नहीं होगा। तो खुद सोचो, प्राइस में पहले मेरा प्राइस यहाँ पे था और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में 5 मैगी के पैकेट बेच रही थी 20 रुपए में। फिर क्या हुआ, प्राइस बढ़ के 30 रुपए हो गया लेकिन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई मेरी अभी भी सेम की सेम रह गई। तो ये जो मेरा ग्राफ है ये कैसा है, वर्टिकल। कैसा है ये, वर्टिकल। वर्टिकल जब E इज इक्वल टू 0 होता है तो ग्राफ कैसा होता है, वर्टिकल, याद रखना। आइए पहले इस पे नहीं आएंगे, इस पे भी नहीं आएंगे, इस पे भी नहीं आएंगे, इस पे आएंगे। ये क्या है मेरा परफेक्टली इलास्टिक मतलब कि इज इक्वल टू इंफिनिटी। इसमें क्या होता था मैम, प्राइस में नो चेंज, प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा लेकिन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में चेंज होगा। मतलब मैगी का भाव अभी भी 20 रुपए है, उसी भाव पे कभी मैं 20 पैकेट बेचती हूँ, कभी 30 पैकेट बेचती हूँ, कभी 40 पैकेट भी बेच सकती हूँ। तो प्राइस अपनी जगह क्या है, चेंज। ये क्या है मेरा सप्लाई कर्व और इसका नेचर कैसा है, हॉरिजॉन्टल। कैसा है, हॉरिजॉन्टल। दो केस क्लियर, यस। अब आओ यूनिट पे। यूनिट इलास्टिक क्या होता है, जितना चेंज प्राइस में हुआ है सेम उतना ही चेंज मेरी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में हुआ है, दोनों में सेम। यानी कि इसमें अगर चेंज इतना हुआ है तो यहां पे भी चेंज इतना हुआ है, मतलब दोनों में जो चेंज है एकदम इक्वल है। यहां पे अगर 5% चेंज आया है तो यहां पे भी 5% का चेंज आया है। तो जब चेंज बिल्कुल बराबर होता है तो हमारा जो कर्व होता है एक स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री एंगल बन जाता है। नेक्स्ट आइए, अब यहां पे आते हैं। सबसे पहले यहां रिलेटिवली लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक मतलब क्या होता है, E लेस देन 1। E लेस देन 1 मतलब कि प्राइस में जो चेंज हुआ है वो ज्यादा है और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में जो चेंज हुआ है वो कम हुआ है। तो ध्यान दो, प्राइस में चेंज ज्यादा होगा तो प्राइस में चेंज आप देख पा रहे हो ज्यादा है। इस कर्व को थोड़ा सा और अच्छा हम बना सकते थे, मतलब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं तब ये ज्यादा अच्छा लगेगा, लाइक दिस, तब ये ज्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ये वाला है, एक ये वाला, जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया उस पे ध्यान देना और किसी पे नहीं। ये मेरा बन गया कर्व।
येलो वाले पे ध्यान दो, यानी कि जो मेरे प्राइस में चेंज हुआ वो ज्यादा है और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में बस इतू सा चेंज हुआ। तो ये मेरा एक ग्राफ बन गया। इसको आप स्टीपर भी बोल सकते हो, स्टीपर। स्टीपर मतलब एकदम खड़े टाइप का ग्राफ बना है, एकदम स्टीपर बना है। आइए नेक्स्ट, यहां पे देखो, ध्यान दो, यहां पे क्या हुआ, ग्रेटर इलास्टिसिटी, मतलब कि ई ग्रेटर देन 1। प्राइस में चेंज थोड़ा होगा और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में चेंज ज्यादा होगा। तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये वापस से गलत है, मैं इसको सही बनाना चाहूंगी येलो कलर से। यहां पे मैं Q को बढ़ा के यहां पे लेके आना चाहती हूं, तो मेरा जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से। जो येलो लाइंस हैं आपको बस उन्हीं को फोकस करना है और किसी लाइन को आपको ध्यान नहीं देना है। तो ये मेरा कर्व हो जाएगा, मेरा कर्व कुछ इस तरह से जाएगा। ये कर्व समथिंग फ्लैटर टाइप होता है। फ्लैटर कैसा होता है, फ्लैटर। यहाँ पे ध्यान दो आप कि प्राइस में चेंज बस इतू सा हुआ लेकिन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में इतना सारा हो गया। तो जब क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में ज्यादा चेंज होता है मेरा कर्व फ्लैटर टाइप का हो जाता है। इसको बोलते हैं ई ग्रेटर देन 1, ई ग्रेटर देन 1। आई होप अब आपको ये सारे डायग्राम क्लियर होंगे। अब एक लास्ट टॉपिक हमारे पास बचा है, हालांकि वो सी कैटेगरी का टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। डिटरमिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। सेम ऐसा ही टॉपिक आपके डिमांड में भी होता है, सेम ऐसा ही टॉपिक आपके सप्लाई में भी है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कब ज़्यादा इलास्टिक होगा और कब कम इलास्टिक होगा। तो जहां पे नेचर ऑफ इनपुट्स यूज किए जा रहे हैं और वो इजीली मिल जा रहे हैं, इजीली मिल जा रहे हैं, कॉमनली अवेलेबल है तो हाई इलास्टिसिटी होता है, इजीली नहीं मिल पा रहे हैं तो लो इलास्टिसिटी होती है। नेचुरल कंस्ट्रेंट्स, अगर मान लो जो आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो जैसे पेड़ पौधे वगैरह वो नेचुरल हैं, अगर नेचुरल है, ऑपरेटिव है, दैट मीन्स यहाँ पे हाई इलास्टिक होगा। अगर वो नॉट ऑपरेटिव है तो कैसा होगा बेटा, लो इलास्टिक। प्रोडक्शन रिलेटेड रिस्क, मतलब अगर किसी प्रोडक्शन में हाई रिस्क है, हाई रिस्क है तो उसमें हाई इलास्टिसिटी होगा। और अगर ये देखो उल्टा लिख रखा है, यहाँ पे आप लिखो लो, लो रिस्क है तो हाई इलास्टिसिटी होगा। और अगर मान लो हमारा हाई रिस्क है यहाँ पे तो लो इलास्टिसिटी होगा। नेचर ऑफ द कोमोडिटी, नेचर ऑफ द कोमोडिटी, नेचर ऑफ द कोमोडिटी, अगर मान लो जो कोमोडिटी है वो ड्यूरेबल नेचर की है, कैसी है, ड्यूरेबल, ज्यादा समय तक चलने वाली, तो उसमें हाई इलास्टिसिटी होती है। और पेरिशेबल गुड्स में कैसी इलास्टिसिटी होती है, लो इलास्टिसिटी होती है। इंक्रीमेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर कॉस्ट हाई है तो हाई इलास्टिसिटी होगा और अगर कॉस्ट लो है तो लो इलास्टिसिटी होगा। टाइम पीरियड अगर लॉन्ग है तो हाई इलास्टिसिटी होगा, शॉर्ट है तो लो इलास्टिसिटी होगा। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन अगर सिंपल है या फिर इनएक्सपेंसिव है तो हाई इलास्टिसिटी होगा और अगर कॉम्प्लेक्स है तो लो इलास्टिसिटी होगा। ये बहुत सी कैटेगरी का टॉपिक है, इसमें मैंने भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। आप चाहो तो एज इट ये टेबल वगैरह याद कर सकते हो, ये आपको थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है, ये टेबल आपके माइंड में थोड़ी सी याद आपको रहना जरूरी है। तो एक बार आप इन सब चीज़ों को मार्क कर लो, यहाँ पे मैंने चीज़ें मार्क कर दी हैं। और ये अगर आया तो 3 मार्क्स का आएगा, बट हमें नहीं लगता कि इसके आने के कोई चांसेस भी हैं, क्योंकि बहुत रेयर ही पूछा जाता है। बट स्टिल आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। कोई से भी 3 पॉइंट याद कर लो या 4 पॉइंट याद कर लो। जैसे मैं आपको बताऊं तो आपको एक ये वाला पॉइंट याद कर लेना चाहिए, क्योंकि डिमांड में भी है, ये वाला पॉइंट आपको याद कर लेना चाहिए। और एक आपको ये वाला पॉइंट याद कर लेना चाहिए, एक आपको ये वाला, ये 4 पॉइंट। टेक्निक सिंपल है, इनएक्सपेंसिव है, हाई, कॉम्प्लेक्स है, लो, ड्यूरेबिलिटी वाला याद रखो, टाइम पीरियड वाला याद रखो, नेचर ऑफ द कमोडिटी, ये 4 पॉइंट आप याद रख सकते हो। तो इसी के साथ हमने बहुत ही भली भांति तरीके से अपना ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म कर लिया है। इस चैप्टर में हमने कुछ भी छोड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ा इस चैप्टर में। हर एक आप सब बच्चा देखोगे तो छोटे से छोटा टॉपिक भी अपना कवर हो गया है। अच्छा, मुझे एक बात अब आप सबको बोलनी है कि ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब आप सब बच्चों का आई थिंक अभी हो सकता है थोड़ी देर में पेपर हो, या हो सकता है कोई बच्चा इतना अच्छा हो जिसने कम से कम 1 हफ्ते पहले वीडियो देख लियो, तो उस बच्चे को मैं एक चीज सजेस्ट करूंगी कि आप अब थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस और कर लेना।
हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन ले लिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप अपने हाथ से जरूर कर लेना। एक बार इसको क्विकली इन इसी वाले जो हमने आपको कंटेंट दिया है ये डाउनलोड करके आप यहीं से इसको रिवाइज कर लेना। कंटेंट बिल्कुल भी कम नहीं किया है, पूरा का पूरा क्वालिटेटिव कंटेंट आपको दिया है। तो अब आपको कहीं भी इधर उधर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बस बढ़िया तरीके से लग जाओ यार, पढ़ाई लिखाई करो। ये टाइम बस ये समझ लो, ये टाइम इस बार चला गया ना फिर कभी वापस नहीं आने वाला। 11वीं कभी वापस नहीं आती, 12वीं कभी वापस नहीं आती, सिर्फ बस याद करते हो कि काश वो वक्त हमारे हाथ में होता, लेकिन वक्त फिसल जाता है, फिर कभी हाथ में नहीं आता। फिर सिर्फ और सिर्फ हम अपने आप को कोसते हैं कि काश उस वक्त में हमने पढ़ लिया होता। 5 से 6 साल और बचे आपके पास पढ़ाई करने के लिए, उसके बाद हमेशा माँ बाप आपसे कहेंगे कि बहुत पढ़ा दिया, अब लाके हमें थोड़ा दो। तो यही वक्त फिर याद आएगा, तो बेटर है इस वक्त में कुछ कर लो, क्योंकि फिर ये वक्त कभी वापस ना आएगा। तो चलिए जी, मिलेंगे फिर वापस से एक बार एक नए चैप्टर के साथ, एक नए वन शॉट रिवीजन के साथ। तो कमेंट में आप सब बच्चे प्लीज बता के जरूर जाना कि सेशन आपको कैसा लगा और पेपर आपका कैसा हुआ, क्या अप्रोच रही, कितना इसमें से आया कितना नहीं आया। अगर पेपर देख के आके भी बताओगे तब हम आपकी सभी कमेंट्स को पढ़ते हैं, तो टेंशन मत लेना, जब भी कमेंट्स आते हैं आपके कमेंट्स रीडेबल होते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू गाइस।